मैं सिर्फ वेजिटेरियन कवर कर रहा हूँ तो शायद मेरी रीच उतनी ना हो। अगले 10 साल और रेगुलर एक्सप्लोर करता रहूँ इसी लेवल पे जितना मैं अब तक किया है, तो भी बहुत कुछ बचा है। इंडिया का सबसे अंडररेटेड खाना बिहार में मिलता है। कई चीजें गुजरात की ऐसी हैं जो दिखने में आपको लगेगा ये इन्होंने क्या बना दिया, जब आप उसे खाओगे तो यू विल बी लाइक वाओ। देखिए, मैं तो इडली जो कर्नाटक में इडली मिलती है उसे में इडली मानता हूँ। अच्छा। और मैं इडली को इडली नहीं मानता हूँ और मैं ना ही खाता हूँ। तो लोगों को लगता है यार फूड ब्लॉगिंग एक बहुत ही इजी टू अर्न मनी वाला सोर्स है। इधर से उधर पूरे देश में घूमते रहते हैं, आज यहाँ पर खा रहे हैं, कल वहाँ पर खा रहे हैं, परसों वहाँ पर खा रहे हैं, शरीर के बच गए बाजे। अब आते हैं फूड ब्लॉगिंग की एक डार्कर साइड की तरफ पे। मैं बदनाम हूँ इस चीज के लिए अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फूड इंडस्ट्री में। लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव रिव्यू देता है और इसलिए ये भगवान बने बैठा है कि ना बड़ी वियर्ड डिशेस आ रही थी, ऐसी चीजें आइसक्रीम के पकोड़े। तो गुजरात में ओरियो के पकोड़े मिलते हैं। ओरियो के पकोड़े ये बनता ही नहीं है, डिश कैसे बनाई है लोगों ने। उन लोगों को कहना चाहोगे जो इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं, जिनको ये इंडस्ट्री बहुत अपीलिंग लगती है दूर से। हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडिया इस दुनिया में कई चीज़ों की वजह से जाना जाता है और उनमें से एक है हमारा डाइवर्स वैरायटी ऑफ फूड। इतनी तरह के मसाले, इतनी तरह के फ्लेवर्स। कहते हैं कि इंडिया में हर स्टेट में नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट पे फूड बदलता है। और अब रिसेंटली इंडिया में फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम सबको पसंद है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड और डिशेस की वीडियोस देखना। तो आज हमने हमारे शो पे इन्वाइट किया है इंडिया के वन ऑफ बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट फूड ब्लॉगिंग चैनल्स फूडी इनकार्नेट के फाउंडर अमर सिरोही को। तो आज अमर से बात करते हैं इंडिया के वैरायटी ऑफ फूड के बारे में, फूड और फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में, और जानते हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स। सो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय अमर, वेलकम टू द नमित शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। थैंक यू सो मच। तो आप एक फूड ब्लॉगर कितने साल हो गए फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में? मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, और लगभग अब 10 साल से आप इस इंडस्ट्री में 11वां साल लग गया। वाह, अमेजिंग। तो अब मैंने देखा है काफ़ी टाइम से ना ये फूड ब्लॉगिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी कंट्री में। यूथ में लोग फूड ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी है इंडस्ट्री और कैसी है लोगों के लिए जो फ्रेशर्स आ रहे हैं अभी इसमें? देखिए, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इनफैक्ट इनफाइनाइट है। अब देखो, जैसे मैं मेरा ही बता रहा हूँ, 2014 से मैंने स्टार्ट किया, 2024 आ गया है और अभी मुझे लगता है मैंने कुछ कवर ही नहीं किया है। तो जब 10 साल में मेरी ये हालत है तो कोई बंदा अब शुरू कर रहा है तो उसके लिए तो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं। जब मैंने शुरू किया था तब तो इतनी चीजें थी भी नहीं, वीडियो मेकिंग कितना मुश्किल था, लोग वीडियो अलाउ नहीं करते थे। अब तो सब ओपन है, तो अपॉर्चुनिटीज तो देखो बहुत ज्यादा है। और जैसा आप बोल रहे हो कि ट्रेंड बढ़ रहा है फूड ब्लॉगिंग का, तो इस चीज से मैं एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग का ट्रेंड बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। अब फूड ब्लॉगिंग, बहुत तरह की फूड ब्लॉगिंग है, जैसे कि अभी हम स्टार्ट होने से पहले बात कर रहे थे, जो बंदा अपने घर पे रेसिपी क्रिएट कर रहा है, एक वो फूड ब्लॉगिंग है। कुछ शेफ्स हैं जो प्रोफेशनल शेफ्स हैं, वो अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी फूड ब्लॉगिंग है। कुछ लोग स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी फूड ब्लॉगिंग है। कुछ लोग रेस्टोरेंट की डाल रहे हैं, वो भी फूड ब्लॉगिंग है जी। तो फूड ब्लॉगिंग का मतलब, मैं जो फूड ब्लॉगिंग मानता हूँ कि वीडियो में कुछ नया हो, जो चीज हम खा रहे हो, दिखा रहे हैं, उसमें उसका मेकिंग भी दिखा रहे हो। ठीक है, मतलब कोशिश ये हो कि उसे दिखा रहे हो कि वो बनी कैसे है, और उसमें भी टाइम पास ना कर रहे हो, प्रॉपर दिखा रहे हो स्क्रैच की ऐसे ये बनी है। फिर उसका रिव्यू करते टाइम भी ये नहीं कि बस खाया अच्छा है, खाया बुरा है, तो उसको थोड़ा डिटेल, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, ये चीज को आप क्राइटेरिया डाल दें तो आपको मुश्किल से 5 या 6 ही फूड ब्लॉगर मिलेंगे पूरे देश में। बाकी अगर आप सोचते हो, ट्रेंड इस चीज का बढ़ रहा है कि मैंने आईफोन खरीदा और मैं सड़क पे पहुंच गया, किसी भी स्ट्रीट फूड वाले के पास आईफोन ऑन किया है, वो कुछ भी बना रहा है, भैया ये क्या डाल दिया, भैया वो क्या डाल दिया या फिर उससे कुछ भी बुलवा दो, कुछ भी अटपटा बुलवा दो, या कुछ अटपटा, वो वायरल हो जाएगा। वायरल तो नहीं होता, देखो सच कि हाँ 2-4 मिलियन व्यू आएंगी, थोड़ी सी हवाबाजी सी हो जाती है, एक थोड़ी सी खुशी सी हो जाती है बंदे को, बस ये होता है। तो ये चीज का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो फूड ब्लॉगिंग, प्रॉपर फूड ब्लॉगर का तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कोई अच्छा, मैं तो पिछले 2-3 साल में मैंने कोई नया बंदा ऐसा आता फूड ब्लॉगिंग में देखा नहीं है कि जिसको वीडियो देख के मुझे मजा आ गया हो कि हाँ भाई इस बंदे ने दमदार वीडियो डाली है। जो अच्छी वीडियो डाल रहे हैं वही लोग हैं, पुराने 4-5। तो मतलब जिस नए प्लेयर ने आना है वो थोड़ा प्रिपेयर हो क्या है कि मैं एक्चुअल क्वालिटी कंटेंट। देखो, फिर या तो कोई आ रहा है पुराने लोगों की चीजें उठा के डाल रहे हैं। आप फूड ब्लॉगिंग, आप वीडियो देखो, फूड ब्लॉगिंग की वीडियोस फेसबुक पर, मेनली फेसबुक पर डालते हैं लोग या यूट्यूब पर। तो फेसबुक पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी वीडियो में है, आपको 80% वीडियो में वो बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा। तो नया क्या हुआ, कुछ नहीं। या फिर किसी ने एक जगह की वीडियो डाल दी, जैसे कोई भी वायरल हो जाता है, हर बंदा वहीं पहुंच गया, उसी की सेम वही एग्जैक्ट तरीका भी चेंज नहीं है, वही वीडियो डाल दी, तो ये चीजें हो रही हैं।
तो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा कंटेंट कॉपिंग चल रहा है कि जिसका जो कॉपिंग और मास कंटेंट कि डालो कुछ भी डालो, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं इन डिस्पाइट ऑफ क्वालिटी। यस, कि बस हर रोज की 2-2 वीडियोस जानी चाहिए चाहे कैसे भी 4 बनी। डाल दो, दिन की 5 डाल दो, कुछ भी डाल रहे हैं, एडिटिंग कुछ नहीं है, या है तो बस किसी, जैसे मेरा एक पर्टिकुलर तरीका है एडिट करने का, तो एग्जैक्ट वही उठा के एडिट कर दिया, ये तो चल रहा है। हाँ, ये चल जाएगा वैसे ही। मैं तो कितने, मैं काउंट कराने पाऊँ 100 पेज गिनवा दूंगा ऐसे, तो फिर मजा नहीं आता ना। कुछ ऐसा होना चाहिए ना देख के कि सामने वाले का मन कर जाए आपकी वीडियो में रुक जाए, आपकी एक अलग पहचान तो बने, कुछ तो अलग हो, कुछ तो नया हो। तो थोड़ी सी बात करते हैं अब इंडिया के खाने की। अब इंडिया इज रिच इन फूड, राइट? आप रिचेस्ट इन फूड कि हर विद फैक्ट, मतलब रिचेस्ट। आप एक कंट्री मेरे को बता दो जहां इतनी वैरायटी हो, इतनी छोड़ो, इंडिया की आधी वैरायटी खाने में अगर किसी कंट्री में हो इंडिया के अलावा नहीं है। हर स्टेट में खाने की वैरायटी बदल रही है। हर स्टेट नहीं, मैं तो जैसे जहां भी घूमता हूँ, हर स्टेट में खाना अलग है, हर स्टेट के अलग अलग रीजन में खाना अलग है, उन रीजन की हर डिस्ट्रिक्ट में खाना अलग है, और 19-20 में काफी ज्यादा अलग, 19-20 का फर्क नहीं, काफी ज्यादा फर्क मिलता है खाने में। ओके और आपने अभी तक कितनी स्टेट्स कवर किया इंडिया की? मैंने देखो ऐसे काउंटिंग तो भाई नहीं की है, बट जो मेरे को याद है जहां मैं नहीं गया हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश मेरा रहता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश मेरा रहता है। उसके अलावा मैं लगभग हर स्टेट में गया हूँ मल्टीपल टाइम्स। हर एक स्टेट में कई बार। कुछ स्टेट्स में तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर से ज्यादा गया हूँ वहां पे, इतना। जैसे गुजरात हुआ, अब पता नहीं क्या है गुजरात में, मैं 2016 से हर साल 2-2.5 महीने मुझे वहां रहना ही पड़ता है। समहाउ लास्ट ईयर मैंने सोचा था इस साल गुजरात नहीं जाऊंगा, गुजरात की बहुत वीडियो डाल दी है, पिछली बार भी इतनी बार गुजरात जाना पड़ा है, तो मुझे गुजरात खींच लेता है समहाउ। इस साल लगा चक्कर अभी तक? इस साल अभी तक नहीं, बट अब जाने का प्लान है। अभी जुलाई में मेरा गुजरात जाने का प्लान। तो हर बार जब भी आप जाते हो कुछ नया कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पुरानी प्लेसेस ही विजिट हो रहे हैं, कि कुछ ना कुछ इतना नया है कि हर बार कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। नया भाई इतना है, देखिए मैं 10 साल से कर रहा हूँ ये काम, और चलो 10 साल से तो ये है कि इनिशियली मैं जोमेटो पे करता था, पहले जोमेटो पे रिव्यू होते थे, उसके बाद इंस्टा पे फोटो डालते थे, फिर ये वीडियोस डालनी शुरू हुई। तो वीडियो डालते हुए भी अगर मैं सूरत का ही एग्जांपल दूं ऐसे ही, मैं सूरत पहली बार गया, वहां से मैं 50 वीडियो बना के लाया, ठीक है। ज्यादातर उनमें से ये थी जो लोगों ने पहले देखी नहीं थी, सबकी सब वायरल हुई, बहुत ज्यादा वायरल हुई, और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा दोबारा सूरत जाने की जरूरत नहीं है। फिर वहां से एक बड़ी अच्छी वीडियो मुझे दिखी जो मैं मिस कर गया था, तो उसके लिए मैं सूरत दोबारा गया 1 दिन के लिए था, रहा वहां 16-17 दिन में, ठीक है। फिर वहां से मैं 25-26 वीडियो बना लाया, अगले साल में फिर से सूरत गया, फिर वहां इतनी और नई चीजें मेरे को मिल गई, और अभी भी सूरत की जो मेरे पास, मतलब मुझे कुछ भी नया मिलता रहता है तो मैं लिखता रहता हूँ। 15-16 वीडियो अभी भी पेंडिंग है सूरत की, तो सूरत की ट्रिप एक बहुत जल्दी फिर से करनी पड़ेगी। क्या बात है। और ये सारी वेज है, ये सारी वेज है। हाँ, आप नॉन वेज बिल्कुल कवर नहीं करते? भाई ना मैं नॉन वेज खाता हूँ, ना मैं नॉन वेज शूट करता हूँ, प्योर वेज। तो बीइंग एक फूड ब्लॉगर, एक फूड का कंटेंट क्रिएट करने वाला पर्सन, कभी आपको ये ड्रॉबैक नहीं लगा कि मैं सिर्फ वेजिटेरियन कवर कर रहा हूँ तो शायद मेरी रीच उतनी ना हो? देखिए मैं अगर आपको पूरा डिटेल में बताऊं ये बात, हाँ। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, पहले तो मैं जोमेटो पे रिव्यू डालता था, ऐसे ही रेस्टोरेंट से इनवाइट आके जाके खा लिया, फिर धीरे धीरे ब्लॉगर से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, और ब्लॉगर से मिला, उनमें से कुछ थे जो प्योर वेज थे, जो वक्त के साथ नॉन वेज बन गए। अच्छा, तो मतलब वक्त के साथ वेज से नॉन वेज बन गए बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ की कंटेंट चाहिए, कंटेंट की कमी हो जाती है ना। तो मुझे भी इनिशियली बहुत लोगों ने बोला कि वेज में तो कितने ही साल कर लेगा, 1 साल में तो सब कवर हो जाएगा, यही तो है सब, छोले भटूरे, पनीर टिक्का, ये सब। मेरा मानना यह है, मैं अगले 10 साल और रेगुलर एक्सप्लोर करता रहूं इसी लेवल पे जितना मैं अब तक किया है, तो भी बहुत कुछ बच जाएगा वेज में। तो मैंने यूट्यूब पर जहाँ शायद 1000 वीडियो डाली हुई है, 1000। इंस्टा पर भी मेरी 2000 पोस्ट होंगी, मतलब मुझे पक्का नहीं पता, इतनी होनी चाहिए। और फेसबुक पर भी मेरी 500-600 वीडियो जरूर होंगी, सारी वेज चीजों की है। तो इतनी वैरायटी तो वेज की मैं डाल चुका हूँ, लगभग 1500 प्लस ही वीडियो मेरे पास पेंडिंग में पड़ी है, जो एडिट करके भी डलनी है, वो सब वेज ही है। और अभी तो छोटे छोटे इंडिया के सारे शहर रहते हैं, वो भी करने हैं। तो मतलब अभी और भी इतना कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो अगर कोई पर्सन जो कि प्योर वेजिटेरियन है और वो इसलिए इस लाइन में आने से डर रहा है कि यार मैं तो सिर्फ वेज खाता हूँ तो मेरे लिए स्कोप नहीं है, उसको ज्यादा स्कोप है। ओके, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। आप नॉन वेज खाते हो, मान लिया, आप वेज की वीडियो भी देख लोगे, नॉन वेज की भी देख लोगे। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेज वीडियो तो आप देखोगे ही नहीं, तो आपका स्कोप नॉन वेज वाले का घट रहा है, वेज वाले की तो सभी देख लेंगे। मतलब वेज तो यूनिवर्सल हो गई, नॉन वेजिटेरियन भी देखेगा। नॉन वेज है, आप मान लो जैसे कि सी फूड की है, आपने जिंदे को उसके अंदर मार दिया, तो वेज बंदा तो आपकी उस वीडियो छोड़ो, आगे से आपकी कोई वीडियो नहीं देखेगा कभी। वो इतना डिस्कस्ट हो जाएगा। तो देखेंगे ना भाई, वेज नॉन वेज वाला भी देखेगा, वेज वाला भी देखेगा, प्लस जो वेज वाले हैं
उन्हें पता है कि इसके पेज पर ना कभी नॉनवेज आया है, ये वेज ही डालता है, तो वो अपने 4 घर वालों को और दिखाएंगे। तो मुझे तो इस चीज का हमेशा फायदा मिला है। ठीक है, कभी नुकसान नहीं हुआ। और हमेशा लोग कहते रहे कि भाई तेरा कंटेंट खत्म होने वाला है, वेज में खत्म होने वाला है। 2014 में तो मैंने जोमेटो पे किया है, इंस्टा 15 के एंड में स्टार्ट किया था, तो अब 8 साल भी मान के चलो, 8 साल से चल रहा है। 4-5 साल का कंटेंट में लिए बैठा हूँ। उसके बाद भी अभी तो मैं शूट कर ही रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, तो मुझे तो लगता नहीं खत्म होने वाला। मेरे लाइफ टाइम में तो नहीं होगा, मैं पूरी लाइफ टाइम गुजार दूंगा, तब भी चीजें बच जाएंगी वेज की। तो और भाई अभी बात कर रहे थे इंडिया की अलग अलग स्टेट्स की, उनके डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स की। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम हर स्टेट पे आते हैं और स्टेट वाइज आपको स्टेट में कौन सी वहाँ की डिश बहुत ऑथेंटिक लगी, जो एक पर्सन अगर उस स्टेट में विजिट कर रहा है ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, वो लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेट से, आसाम में। आसाम में बहुत चीजें बहुत अच्छी हैं। ओके। और आसाम में दोबारा जाना चाहूंगा, मतलब 2 साल से प्लान कर रहा हूँ, दोबारा मेरा जाना नहीं हो पा रहा। आसाम की चाय द बेस्ट। आसाम की चाय, दूध नहीं डलता है उसमें, केवल चाय होती है, और चाय के साथ एक उनका स्नैक होता है, छोटा सा, और राइस का होता है, उसके अंदर थोड़ी मीठी चीजें भरी होती हैं, उसको चाय के साथ खाते हैं। टू गुड लिटरली। और इवन तो मैं प्योर वेज हूँ, वहाँ वेज की वैरायटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है, बट वहाँ की चाय वर्थ इट है। और सबसे अच्छी चीज ये, अगर आपको चाय पसंद है तो वहाँ पे जो टी गार्डन्स हैं उनमें टी टेस्टिंग होती है। ओके। तो वहाँ पे आप 25-26 तरह की चाय टेस्ट कर सकते हो, और आपको हर चाय अलग अलग जगह महसूस होगी, आपकी अलग टेस्ट आएगा, अलग फ्रेग्रेंस रहेगी। और वहाँ जाकर मुझे ये भी पता चला, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय होती है वो तो मार्केट में आती ही नहीं है, सारी एक्सपोर्ट हो रही है। और मैं जब वहाँ से आया था, मुझे याद है मैंने चाय मेकिंग की वीडियो बनाई थी कि चाय खेतों से टूट के हमारे घरों तक कैसे आती है। ओके। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो पर, शायद 50 मिलियन व्यूज थे। ओके। तो वहाँ से मैं चाय मुझे इतनी पसंद आई, मैं एक बोरी चाय लाया था वहाँ से। अब आते हैं बिहार पे। बिहार सबसे अंडररेटेड, इंडिया का सबसे अंडररेटेड खाना बिहार में मिलता है। ओके। अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ इंडियन खाने की जो दिल है, असली जान, जो असली एसेंस है नॉर्थ इंडियन खाने की, वो बिहार में है। बट जब मैं खुद बिहार गया और वहां पे मैंने जो फेमस शॉप्स का नहीं, जो सड़क के किनारे लोग लिट्टी बना रहे हैं, पटना के पास आरा एक जगह पड़ती है, आरा में खाया तो वो गोबर के उपलों के ऊपर लिट्टी बनाते हैं और चोखा बनाते हैं साथ में फ्रेश, और उसमें तेल डालते हैं कच्चा, उस तेल को पकाते नहीं है वो। ओके। जो वो लिट्टी चोखा है ना, मेरे ओपिनियन में उससे टेस्टी नॉर्थ इंडियन डिश है नहीं। अगर आप स्वाद के बेसिस पे जज करने पहुंच जाएं, इंडियन मसालों का, इंडियन तेल का, जो असली नॉर्थ इंडियन टेस्ट है वो उस लिट्टी चोखे में। फिर मैं बिहार में, एक मधुबनी एरिया है, बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, तो उधर कुछ ऐसा स्पेसिफिक ऐसी चीज नहीं मिलती है कि दुनिया से न्यारा कुछ मिल रहा हो। यही जो दाल रोटी सब्जी हम खा रहे हैं यही सब है। बट वो वहाँ पे या तो मसाले उनके थोड़े मोटे हैं या अच्छी क्वालिटी के वो मसाले यूज कर रहे हैं। फिर वहाँ सरसों का तेल बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ का खाना बिल्कुल नॉर्थ इंडिया का मेरा खाया हुआ सबसे टेस्टी खाना बिहार का खाना है। तो बिहार, और इतना तेल उसमें डलता है फिर भी वहाँ कोई मोटा नहीं है, ओबीस, मतलब पेट निकले हुए, इस तरह के लोग बिहार में मुझे नहीं मिले। क्या बात है। और एक और चीज बिहार की, सत्तू। अच्छा, सत्तू। हाँ, अब जब गर्मियां चल रही हैं अभी तो वैसे भी अपने यहाँ तो सत्तू मीठा बनाते हैं, वहाँ पे सत्तू के अंदर हरी मिर्च डालते हैं, चटनी डालते हैं, 3-4 प्याज भी डालते हैं, 10 रुपए का ग्लास देते हैं। आप 10 रुपए का एक ग्लास सत्तू का पी लो, डन फॉर द ब्रेकफास्ट। बिहार इज टू गुड अगर खाने की बात की जाए। ये तो वेज है और वहाँ का मेन नॉन वेज है। हाँ, वो तो फिर अलग ही रेंज हो गई। सो हम नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, छत्तीसगढ़ में गया था, रायपुर मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे लगा नहीं था छत्तीसगढ़ इतना डेवलप्ड है। जब मैं पहली बार रायपुर गया तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, वेरी वेरी डेवलप्ड। और वहाँ भी मतलब वहाँ पर हमने ट्राइबल खाना खाया था, ट्राइबल रेस्टोरेंट में ही। तो बाकी जो चीजें मैंने रायपुर में खाई वो सब तो ऐसी थी जो हर जगह मिलती हैं। तो वहाँ का वो ट्राइबल खाना अच्छा था, ठीक था। कोई ऐसा अगर मैं स्पेसिफिक चीज बताऊँ वहाँ मेरे को क्या अच्छी लगी रायपुर में, तो रायपुर में भी बकायदा एक लिट्टी चोखा का ही शॉप है, कार्ट है, तो उसका लिट्टी चोखा बहुत अच्छा था। और वहाँ पे ना, जैसे अपने यहाँ पे 2-4 हेल्दी आउटलेट्स हैं जहाँ पे सैलेड्स मिलते हैं बहुत अच्छे, फ्रेश कट फ्रूट सैलेड और फ्रेश फ्रूट स्मूदी जी। तो रायपुर में ऐसे कुछ बहुत अच्छे आउटलेट्स हैं जो दिल्ली से आधी कीमत पे इससे बहुत टेस्टी फ्रेश फ्रूट स्मूदीज और फ्रेश फ्रूट सैलेड देते हैं। अगर वो दिल्ली में ओपन हो जाए, मैं डेली दिन में 3 टाइम वहाँ से निकालूंगा। वाह, अमेजिंग। सो नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, गोवा का खाना देखिए, एज सच गोवा में तो खाने के बारे में अगर मैं बात करूं तो काजू ही बोलूंगा। ओके, गोवा का काजू, हाँ वो बहुत फेमस है गोवा का काजू। मेरे साथ जो लोग मेरे फ्रेंड्स गए उन्होंने फैनी ट्राई किया वहाँ पे, तो वहाँ की लोकल लिकर है। अच्छा। जो वो उधर ही काजू से ही बनाते हैं। ठीक है।
तो सबको बड़ी पसंद आई। मैंने तो नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ तो मेरे को नहीं पता टेस्ट कैसा है, बट मेरे साथ गए थे उन सबको बड़ा अच्छा लगा। सो यू डोंट ड्रिंक एट ऑल? आई डोंट ड्रिंक। ब्यूटीफुल। तो वो एक लिकर के फॉर्म में आती है वहाँ की फेनी? लोकल लिकर है उनकी, वो काजू से ही बनाते हैं। ठीक है। अब आपकी फेवरेट स्टेट इन फूड, आई गेस गुजरात पे आते हैं। नहीं, गुजरात मेरी फेवरेट प्लेस नहीं है खाने के मैटर में। मुझे गुजरात का खाना बहुत पसंद है, टॉप 3 में गुजरात है। मेरी फेवरेट स्टेट खाने के मामले में कर्नाटका है। कर्नाटका, ओके। तो गुजरात में पर खाना, गुजरात के लोग सबसे ज्यादा मतलब इनोवेटिव हैं जब खाने को लेकर आता है। वो किसी भी चीज में कुछ भी डाल के कुछ भी बना सकते हैं। और इवन दो लोगों का काम है कमेंट में नेगेटिव लिखना। कई चीजें गुजरात की ऐसी हैं जो दिखने में आपको लगेगा ये इन्होंने क्या बना दिया, जब आप उसे खाओगे तो यू विल बी लाइक वाओ। गुजरात का सारा ही जो नाश्ते की चीजें हैं इनसेनली टेस्टी हैं। जैसे आप सूरत में जाओ तो सूरत में आपको लोचो मिलता है। ओके। तो सूरत का लोचो अगर कोई सूरत में जाकर खाएगा वही समझ सकता है वो क्या चीज है। मेरे मुंह में पानी आ गया लिटरली सूरत के लोचो को याद करके। ठीक है। आप अहमदाबाद में जाओगे, अहमदाबाद में खमन ढोकला बहुत अच्छा मिलता है। फिर गुजरात का एक हिस्सा है काठियावाड़। अगर आपको स्पाइसी लहसुन वाला खाना पसंद है ना तो काठियावाड़ी खाना ऐसा आपको जन्नत में ले जाएगा। ये कुजीन है पूरा, एक काठियावाड़ी कुजीन। काठियावाड़ एक रीजन है तो वहाँ के लोग लहसुन का बहुत हैवी यूज करते हैं। और वहाँ का खाना अगर आपको ये मसालेदार बढ़िया खाना पसंद है ना तो काठियावाड़ी खाना इज टू गुड। ग्रेट। अब आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा का तो सब कुछ ही अच्छा है। मेरे घर का खाना जो है, इवन तो मैं यूपी से हूँ, मेरठ से, बट मेरे जो वेस्ट यूपी है ना और हरियाणा, वहाँ का ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर है, ऑलमोस्ट सिमिलर खाना है। ठीक है। तो वो तो मेरे घर का खाना है। अब घर के खाने से अच्छा क्या हो सकता है। तो हरियाणा का तो सब कुछ बढ़िया है। हरियाणा में क्या है, सब कुछ तो हेल्दी है। आपको दूध मिलेगा हरियाणा में, दूध से अच्छा मैं किसी चीज को नहीं मानता हूँ। दही मिलेगी, घी मिलेगा, देसी खाना, बिल्कुल देसी खाना है। हरियाणा का तो सब कुछ अच्छा है, हरियाणा में कुछ बुरा नहीं है खाने में। ग्रेट। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में सिद्धू मिलता है, अच्छा लगता है। सिद्धू क्या चीज है? मतलब कुछ नहीं, उसके अंदर शायद ऊपर तो मैदा की वो रहती है, अंदर उसके फिलिंग रहती है। नॉनवेज में तो जिस भी चीज की रहती है, जो मैंने खाया था उसके अंदर तो चने की फिलिंग थी, मतलब चने के आटे की फिलिंग थी, इस टाइप की फिलिंग। आई एम नॉट श्योर वो जगह हिमाचल में है या उत्तराखंड में है। ठीक है। कांगड़ा एक किंगडम हुआ करती थी पहले। तो कांगड़ा के किंगडम एक यहाँ पे दिल्ली में हुआ था। तो जो आस्टवाइल किंगडम्स थी उनके जो शेफ्स थे, खान सामा रॉयल, तो उन्होंने अपनी अपनी कुजिन प्रिपेयर की थी। तो वहां पे मैंने कांगड़ा किंगडम की दाल मखनी खाई थी। उस दाल मखनी में ग्रेवी नहीं होती है, बिल्कुल पानी जैसा, बिल्कुल पानी तरी, बिल्कुल पानी, ऐसी ग्रेवी थी उसकी और बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था। तो अगर कांगड़ा हिमाचल में पड़ता है तो कांगड़ा कुजीन की दाल मखनी खानी चाहिए। नाउ योर फेवरेट स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका में तो मुझे अगर मैं कुछ बुरा याद करना चाहूँ तो कुछ बुरा नहीं याद कर सकता हूँ कर्नाटका में। बेस्ट क्या रहेगा? अच्छा है, कर्नाटका में सब कुछ अच्छा है। डोसा, वहाँ पे लोग डोसे बोलते हैं। तो जो लोग हम नॉर्थ इंडिया वाले डोसा खा रहे होते हैं, ये बिल्कुल पतला पापड़ जैसा डोसा, ये कर्नाटका का डोसा नहीं है। ये शायद तमिल का डोसा है। ठीक है। तमिल में ऐसा ही डोसा मिलता है। कर्नाटका में मोटा डोसा मिलता है। वो नीचे से क्रिस्पी होगा, ठीक है, ऊपर से वो सॉफ्ट होगा और फ्लफी होगा। सांबर उसके साथ, जिसे जो नॉर्थ इंडिया वाला है वही जाके उसके साथ सांबर मांगेगा, अदरवाइज सांबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उसके साथ। और वहाँ कर्नाटका में भी एक जगह दावणगिरी, तो दावणगिरी में वो जो होममेड व्हाइट मक्खन होता है जो अपना मुधानी से निकालते हैं मक्खन, वो डोसा बनाते हुए व्हाइट मक्खन ऐसे फेंकते रहते हैं उसमें भर भर के। अच्छा। और अच्छा खासा इतना मोटा बनता है। बेन्ने खाली डोसा होता है, बोलते हैं उसको। बेन्ने मतलब बटर, व्हाइट बटर घर का बना हुआ, नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी, इतना क्रिस्पी कर देते हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन में, और क्योंकि घी डल रहा है लगातार, उसकी रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देख लें आप, ऐसा इतना क्रिस्पी, अच्छी जगह का डोसा। और उसके अंदर बटर होता है तो नूनी घी का हल्का हल्का खट्टापन, और साथ में नारियल की चटनी रहती है। चटनी कई तरह की रहती है। तो डोसा वहाँ का दावणगिरी का डोसा। फिर इडली, तट्टे इडली। अपने यहाँ जो इडली मिलती है, इडली सबको पसंद है, लोग घरों में बनाते हैं। देखिए मैं तो इडली जो कर्नाटका में इडली मिलती है उसे ही मैं इडली मानता हूँ। और मैं इडली को इडली नहीं मानता हूँ और मैं ना ही खाता हूँ। रीजन क्योंकि टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब जो तट्टे इडली होती है अच्छी जगह की बनी हुई तट्टे इडली, वो आप मुंह में जाएंगे कॉटन कैंडी की तरह मेल्ट, गायब। और अगेन उसमें भी अगर आप अच्छी जगह पे जाकर खाएंगे तो उस पर व्हाइट बटर मिलेगा। और एक इनफैक्ट एक जगह है इधर बैंगलोर में ही, उसकी वीडियो मैंने अभी डाली नहीं है, कुछ दिन बाद में उसकी वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर किसी को इडली पसंद है आप वहाँ खाइए, आपको फूड गैज़म ना हो जाए तो मुझे अनफॉलो कर दीजिएगा इतना। वो केवल इडली बनाते हैं, वो थर्टे इडली नहीं बनाते, नॉर्मल शेप। थर्टे इडली मतलब बड़ी इडली, प्लेट शेप की। थर्टे मीन्स प्लेट इन कन्नड़ा। तो वो नॉर्मल शेप की इडली बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो व्हाइट बटर डालते हैं घर का बना हुआ। तो पता नहीं तो घर का है मार्केट का है, टेस्ट अच्छा रहता है। मार्केट का भी तो अच्छी क्वालिटी का बटर है। और उस पर वो 2 तरह की चटनी डालते हैं अपनी होममेड, काफी स्पाइसी। आप उनकी इडली चटनी और बटर के साथ लगा के मुंह के अंदर डालो, लिटरली मुंह के अंदर जाते खत्म हो जाएगी इडली। मैं जब भी वहां जाता हूँ, 4 बार गया हूँ अपनी अलग अलग ट्रिप्स, 2 बार तो अभी रिसेंटली होकर आया हूँ, उससे पहले एक बार और ट्रिप्स में गया था। 6-7 इडली आपको मिनिमम खानी पड़ती हैं, उसके बाद तो मजा आना सा शुरू होता है कि
फिर वहाँ पेट भरा जाता है, इतने टेस्टी इडली होती हैं। इसके अलावा एक रिसेंटली मैंने इसी बार ट्राई की एक चीज़ कर्नाटका में, मुद्दे रागी के बनते हैं, तो बहुत हेल्दी चीज़ है। और ये चीज़ जो कर्नाटका का मैसूर एरिया का, ओल्ड मैसूर रीजन के जो फार्मर्स हैं यूजुअली वो मुद्दे ही खाते हैं, तो रागी से बनते हैं। तो रागी को आजकल पीएम मोदी भी बहुत हर कोई एंडोर्स कर ही रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बस उसे मिलाते मिलाते ही, वो पकाते नहीं है उसे, मतलब गर्म पानी में मिलाते रहते हैं, उसके लड्डू से बना कर दे देते हैं, उसको सांभर में डिप करो, मुंह के अंदर डालो, उसको स्वेलो करना पड़ता है, बहुत गजब की चीज़ है। क्या बात है। इसके अलावा हाँ, रावा केसरी कर्नाटका का, वांगी भात, आप यहाँ पे जो शादी के भात होता है अपना सेवियों का वो बनाते हैं। और कर्नाटका में राइस मिलते हैं बहुत तरह के, मतलब वो उधर का साउथ इंडियन कोई राइस है, इसमें पानी की थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट सा ही आता है, इसलिए ठीक है। तो उसकी वहाँ कई प्रिपरेशन होती है। एक होती है पुलियोगरे, जो वहाँ के टेम्पल्स में प्रसाद के तौर पे मिलता है, इमली, गुड़ और चावल। इमली और गुड़ का मसाला होता है उसके अंदर, बहुत टेस्टी लगता है। लेमन राइस बहुत अच्छा लगता है। और वो बहुत तरह की चीजें हैं। कर्नाटका के बारे में मैं 2 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ कर्नाटका के खाने के बारे में। इट्स सो गुड, मुझे इतना अच्छा लगता है। ग्रेट। अब आते हैं केरला। केरला में देखो, जब हम केरला गए, केरला मैंने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। केरला में जब भी गया हूँ घूमने के पर्पज से गया हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ के खाने के बारे में सच नहीं बता पाऊंगा आपको। तो जो जिस होटल में हम रुके, जिस रिजॉर्ट में हम रुके, तो हमने वहीं का खाना खाया है। तो अगर मैं ऐसे कुछ पसंद करूंगा तो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को। सो जो भी यहाँ पे केरला से है, अगर वो बताना चाहें कमेंट्स में कि बेस्ट फूड कौन सा है केरला का, जरूर बताएं। और क्या पता भाई जब अगली बार केरला जाएं तो एक्सप्लोर जरूर करें। केरला बहुत जल्दी, इस बार फूड एक्सप्लोर करना आ जाएगा केरला में। डेफिनेटली। सो आप कमेंट्स में जरूर बताना कि केरला की डिशेस कौन सी स्पेशल है और कौन से फूड प्लेसेस स्पेशल हैं, एंड भाई विल डेफिनेटली कवर। मध्य प्रदेश के लोग खाने के लिए पागल हैं, मतलब दीवाने हैं लोग मध्य प्रदेश के खाने के लिए। मध्य प्रदेश में कुछ चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं। एक तो मध्य प्रदेश का मुझे कल्चर ये अच्छा लगा, वहाँ पे रात को, जैसे ये तो इंदौर का ही है स्पेसिफिकली, वहाँ रात को 2 बजे भी इतनी भीड़ रहती है खाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर, दाल बाफला मध्य प्रदेश का मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। दाल बाफला जो अपनी ये होती है दाल बाटी, इसका ही एक डिफरेंट वर्जन है। 2-3 तरह के आटे मिक्स होते हैं दाल बाफला के आटे में। तो पर उसको आप कोई ऐसे जाकर खाएगा, हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन वहां पे जब आप दाल बाफला खाने जाए, उनसे पूछे कि प्रॉपर तरीका क्या है इसे खाने का, कि बाफले को आप तोड़ लो, दाल उसी में डाल लो, कड़ी उसी में डाल लो, लहसुन की चटनी उसी में डाल लो, घी डाल लो, उसे मिक्स करके हाथ से खाओ। वेरी गुड। ग्रेट। महाराष्ट्र में बहुत कुछ है देखिए खाने के लिए। महाराष्ट्र का बहुत कुछ और बहुत अच्छा है, और हर जगह का अलग है। मैं महाराष्ट्र के अगर मैं नागपुर में जाऊंगा तो वहाँ पे बहुत स्पाइसी मिलेगा सब कुछ। पोहा है तो तरी पोहा है, उसमें तरी डाल दी बहुत स्पाइसी सी। और वहाँ साउजी लोग रहते हैं जो बहुत स्पाइसी खाना बनाते हैं, ट्राइबल लोग उधर के, तो वो बहुत अच्छा है। फिर मुंबई में हम जाएंगे तो मुंबई की सैंडविचेस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुंबई में फ्रूट क्रीम बहुत अच्छी मिलती है। और अगर हम नासिक में जाएंगे तो नासिक का मिसल पाव, हाँ मिसल पाव। पर वहाँ पे नासिक में अंगूर है, इतना अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे अंगूर है, और लोगों ने इतने सही वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं कि आप अंगूर का बाग है, उसमें नीचे बैठ के खा रहे हो, आप फ्रेश अंगूर ले सकते हो। तो नासिक इज ऑल। महाराष्ट्र में कोंकण एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे ये सोल कड़ी मिलती है, कितनी टेस्टी लगती है। और उधर ही थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो अगेन फिर कर्नाटका में आ गए, मंगलोर में। तो कर्नाटका की एक चीज़ में मिस कर गया था, तो वहाँ पे घी रोस्ट मिलता है। आप घी रोस्ट में कुछ भी करा लीजिए, वहाँ के लोग तो यूजुअली सी फूड या नॉनवेज को ही लेते हैं, बट घी रोस्ट पनीर भी मिलता है। आप एक बार खा लीजिए, पनीर टिक्का कभी नहीं खाएंगे उसके बाद, इतना टेस्टी है। वाह। ओडिशा का दही बड़ा, दही बड़ा आलूदम बहुत ही टेस्टी। अपने यहाँ जो दही बड़ा मिलता है वो चीज़ नहीं है। अच्छा। वो अलग ही तरह का दही बड़ा बनाते हैं, और उसमें वो मिर्च को ऐसे करके डालते हैं, वो दिखने में बहुत अजीब सा लगता है, बट मतलब जब मैंने पहली बार बनते हुए देखा था तो मेरी खाने की इच्छा नहीं होती, बट जब मैंने दही बड़ा आलूदम खाया तो अमेजिंग। पंजाब में बहुत कुछ अच्छा है, बट पंजाब का खाना देखिए, जो फेमस लोकेशन है पंजाब के खाने की, फेमस आउटलेट्स, वो सारे ओवर हाइप्ड हैं, ऑलमोस्ट सारे। बट पंजाब के अंदर आप जाएंगे तो लस्सी आप कैसे मिस कर सकते हैं, कुलचा, कुलचा तो देखो अमृतसरी कुलचा। पंजाब का तो खाना अच्छा है, रिच खाना है। आप सर्दियों में जाएंगे तो मक्का की रोटी, सरसों का साग। पर मैं ये रिकमेंड करूंगा, पंजाब में खाना है ना तो फेमस रेस्टोरेंट की जगह छोटी जगह पे खाइए, ज्यादा टेस्टी मिलेगा। मतलब बड़े ब्रांड्स की जगह आप थोड़ा ट्रेडिशनल जगहों पे, बेसिक नॉर्मल जगहों पे खाइए, छोटी दुकान पे ज्यादा अच्छा टेस्ट है। ये मेरा पर्सनल, गलियों के मार्केट्स की जो दुकानें हैं। ग्रेट। एक और चीज अच्छी मिलती है ना, कुल्फा मिलता है। अच्छा। कुल्फा है तो कुल्फी, उसे कुल्फा बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वाह। राजस्थान का खाना बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। मैं राजस्थान 2 साल रहा हूँ, तो राजस्थान की देखो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो जो गट्टा होता है, गट्टे की सब्जी बनती है, तो यूजुअली अपने यहाँ तो एक ही तरह की बनती है। जब मैं राजस्थान रहा हूँ मैंने तो 7-8 तरह की गट्टे की सब्जी खाई है, सारी ही बहुत टेस्टी होती हैं। फिर कचौरी, अब राजस्थान में कचौरी देखो जयपुर की भी है, कोटा की भी है। कोटा की कचौरी भयंकर टेस्टी है,
ओके। तो कोटा की कचौरी बहुत अच्छी है। फिर राजस्थान की लस्सी भी थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ केसरिया लस्सी बनती है यूजुअली, तो वो भी अच्छी है। नाइस नाइस नाइस। तमिलनाडु। तमिलनाडु का खाना देखिए अच्छा है, हेल्दी है, टेस्टी है। हाँ, तमिलनाडु का वड़ा। ओके। वड़ा, अगर हम कर्नाटक में वड़ा और तमिलनाडु में वड़ा खाएं तो वड़ा मेरे को तमिलनाडु का वड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ सांभर अच्छा मिलता है तमिल में। ओके। डोसा मुझे कर्नाटक का अच्छा लगता है, इडली भी। ग्रेट ग्रेट। आपकी अपनी स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, देखिए एक तो उत्तर प्रदेश का ये है, यहाँ का ना कुछ स्पेसिफिक डिश नहीं है यूपी की। जितने एरियाज हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है और हर एरिया में कुछ अलग ही मिलता है। बट फिर भी अगर मैं यूपी की कुछ चीजें बताना चाहूँ, जो कि आदमी अगर यूपी में आ रहा है उसको यूपी की चीजें खानी है, तो छोले कुलचे यूपी में दिल्ली से अच्छे मिलते हैं। ओके। हर एक जगह। ओके। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा, यूपी में मैनपुरी करके एक जगह है, मैनपुरी फर्रुखाबाद, तो यहाँ पे आलू मिलता है जिसको वो रेत में भूनते हैं। अच्छा। मैंने ये 3 साल पहले वीडियो डाली थी, तो उस पर वीडियो डालने के मतलब 5 या 6 दिन में ही 120 मिलियन व्यू आ गए थे। वाओ। और वो आलू को भूनने के बाद वो टोकरे में ऐसा करते हैं, छिलका उतर जाता है, साथ में बहुत तीखा मसाला होता है, बहुत तीखी चटनी और अमूल बटर, और ये कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी लगता है कि हम 2 लोग यहाँ से गए थे वीडियो बनाने को, हमने वीडियो बनाई, बहुत सारे आलू खाए, 1-1.5 किलो आलू हमने लिए भी थे, और हम उधर से वापस आ गए थे। ड्राइव करते हम आधे रास्ते हमारे आलू खत्म हो गए थे, खाते खाते हम वापस गए उसे खाने, उस आलू को। तो जितनी टेम्पटिंग वो वीडियो में लगता है, उससे टेम्पटिंग वो असलियत में है। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ का। और भी यूपी में तो देखो, यूपी की कचौरी बड़ी अच्छी, यूपी की चाट अच्छी है, चाट यूपी की हर जगह की अच्छी है, आप किधर भी चाट खा लीजिए, यूपी की चाट सारी ही अच्छी मिलेंगी आपको। मिठाइयाँ यूपी की बहुत 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 अच्छी हैं, और ये भी है यूपी में ज्यादा चांस है कि आपको असली मिठाई मिल जाए, मतलब उनमें मिलावट ना हो। वहाँ आगरा में पेठा, आगरा का बहुत पेठा अच्छा है, आगरा का पेठा अच्छा है, आगरा पेठा अच्छी जगह से लिया जाए तो वर्थ ट्राइंग है, आगरा का पेठा खाना चाहिए। मथुरा के पेड़े मुझे जो फेमस शॉप के हैं, उस शॉप के आप खाओगे, जो फेमस शॉप वाले पेड़े हैं वो अच्छे नहीं लगते मेरे को, वो ओके क्वालिटी के पेड़े हैं। एक मथुरा में गुसाई पेड़ा करके है विश्राम घाट पर, आप उनके पेड़े खाइए, आप कहेंगे हाँ असली ये है। अब आते हैं अगली स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड का खाना तो अच्छा है। देखिए उत्तराखंड में ऑलमोस्ट यूपी उत्तराखंड का खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक पहाड़ी दाल होती है, उस दाल का मैं नाम हर बार भूल जाता हूँ, बहुत गर्म रहती है वो दाल, सर्दियों में बनाते हैं उसे, तो वो दाल बड़ी अच्छी लगती है उत्तराखंड की मुझे। और एक रायता बनाते, रायते में वो उस दाल की कुछ चीज़ डालते हैं शायद उस रायते में भी, ग्रीन कलर का रायता हो जाता है, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारी अगर कोई उत्तराखंड की ऑडियंस हमें देख रही है और उस दाल का नाम पता है क्या है यार, कमेंट्स में बताना। ये बहुत गर्म होती है, टेस्टी लगती है, हैवी भी रहती है। ओके, तो अगर पता है किसी को भी तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। कमिंग टू वेस्ट बंगाल, वहाँ का देखिए रसगुल्ला तो अगेन वेस्ट बंगाल से अच्छा बन नहीं सकता है कहीं, और पर वहाँ पे गर्म रसगुल्ला मिलता है, ठंडा नहीं मिलता है जो फेमस दुकानों पर, वहाँ पर वैसे ही खाते हैं। ठीक है, बट अगर वहाँ पे कोई खाना चाहे तो मैं रेकमेंड ये करूँगा, आप नॉर्मल रसगुल्ला मत खाओ, वहाँ पे नोलेन गुड़ रसगुल्ला मिलता है जो खजूर के गुड़ से बनता है। अच्छा भाई साहब इतना टेस्टी है ना। मैं और मेरा फ्रेंड हम गए थे जब वहाँ पे वीडियो शूट करने, 6 डब्बे हम वहाँ से लाए, 3 डब्बे वो अपने घर लेकर गया, 3 मैं अपने घर लेकर आया। तो मैं पहले आके 2 दिन दिल्ली रुका, उसके बाद मुझे घर जाना था। मैं वो तीनों डब्बे रसगुल्ले के खा गया था, मैं उसकी जो चाशनी थी वो पी गया था। वो इतने टेस्टी है। अब मैं शॉप का नाम, वैसे कई सारी शॉप है, मैं शॉप का नाम क्या ही बोलूँ, तो अब नोलेन गुड़ रसगुल्ला खाना चाहिए वहाँ पे जाके। एक वहाँ पे जो झालमुरी मिलती है वो टेस्ट कहीं नहीं आ सकता है झालमुरी में। कोलकाता की खाई है मैंने झालमुरी, तो कोलकाता की झालमुरी इज टू गुड। जो दिल्ली में मिलती है वो कुछ नहीं है, कोलकाता में जाके आप झालमुरी खाओ, पागल हो जाओगे स्वाद की। अमेजिंग। एक और चीज कोलकाता की रह गई, ये मैंने बोला जो चाय, आसाम की चाय है अच्छी है, लेकिन आसाम की जो चाय की मैंने बोला सबसे अच्छी है, वो चाय है जिसमें दूध नहीं डाला है। अगर हम दूध वाली चाय जो होती है, जो हमारे घरों में चाय बनती है सबके, दूध, चाय पत्ती ये और मीठे वाली चाय, ऐसी ये वाली चाय कोलकाता से अच्छी, मैं तो इस चीज़ के लिए चैलेंज कर सकता हूँ, इंडिया में कोई बना नहीं सकता है जैसी वहाँ के लोग बना रहे हैं। और उसका रीज़न है बकायदा, वैसा क्यों, तो वहाँ पे चाय को वो कम दूध लेके बहुत देर तक पकाते रहते हैं, दूध को कर देते हैं गाढ़ा। ओके, इलायची का वो डालते हैं उसके अंदर, मसाला भी थोड़ा उनका चाय पत्ती थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, और उसके बाद चाय आप ऊपर से केसर भी डलवा सकते हैं, तो वो बहुत टेस्टी हो जाती है। तो चाय जो वहाँ के नॉर्मल छोटे छोटे खोखों स्टॉल्स पर मिल रही है कोलकाता में, वो दूध वाली चाय सबसे टेस्टी चाय है। और एक पर्टिकुलर चाय है वहाँ पे, पौवा पत्ती चाय। अच्छा, तो पौवा पत्ती चाय क्या है, वो 1 पाव दूध लेंगे 250 ml, 1 पाव दूध को इतने बड़े भगोने में लेंगे और पूरी तेज आंच पे उसको पकाना शुरू कर देंगे। और वो इतने बड़े भगोने में 1 पाव दूध इतना ही तो आएगा, लेकिन वो उबालते उबालते उसे यहाँ तक लाए रखेंगे, लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे, उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, अपना मसाला डाल देंगे, और बाद में वो रिड्यूस हो गया, आपका 1 ही कप आएगा चाय का। चाय के आधी रबड़ी हो लेती है वो। मतलब उससे टेस्टी दूध वाली चाय मैंने नहीं पी है कहीं। और मैं इस चीज़ के लिए चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई अगर चाय पीना पसंद करता है ना, आप वो वाली चाय पिए, पौवा पत्ती चाय जाके,
फिर आप कहेंगे जनरली भाई चाय तो ये होती है। अमेजिंग अमेजिंग। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का खाना, इवन दो लोग कहते हैं वहाँ वेजिटेरियन नहीं मिलता, मुझे जम्मू एंड कश्मीर का वेज खाना बहुत 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 ही ज्यादा पसंद है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है, लोग जब जाते हैं ना तो वो रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में जितनी बार भी गया हूँ, मैं लोकल लोगों के घरों पे रुका हूँ। अच्छा। शहरों में नहीं, गाँवों में जाके। ओके। तो श्रीनगर से जब गुलमर्ग जाते हैं, रास्ते में जगह पड़ती है कुंजर, तो कुंजर में मैं जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उनके घरों पे रुका हूँ। उनके घरों पे जो बनता है मैंने वो खाया है। जैसे कश्मीर के लोग पनीर की सब्जी बना देते हैं, और उनकी पनीर लाल पनीर होता है वो। अच्छा। अब टमाटर रहता है, काफी सारा मसाला रहता है, तो उनकी मसाले की टिक्की होती है, वो मसाले की टिक्की डाल के बनाते हैं। अपने यहाँ तो सूखा मसाला रहता है ना, तो कश्मीर वाले लोग मसाला टिक्की डालते हैं यूजुअली, तो उसे डाल के जो वो लाल पनीर बनाते हैं, वो अपने शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ये पनीर वो पनीर सबको पीट देता है। फिर दूसरा वहां पे मिलती है यखनी। यखनी इवन दो एक नॉनवेज डिश है, पर यखनी के वेज वर्जन भी वहां पे मिलते हैं। नदरू यखनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। नदरू यानी कि अपना लोटस रूट जो होती है, तो दही में बेसिकली पकाया होता है, बहुत 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 ही टेस्टी लगती है। फिर एक और चीज, कश्मीरी कावा। देखिए मुझे बहुत पसंद है, मैं कश्मीर जाता हूँ तो पूरे दिन पीता रहता हूँ। सुबह पिया, दोपहर को पिया, शाम को पिया, 6-7 बार जरूर। ये भी एक टाइप ऑफ टी है कश्मीर की? नहीं, हर्बल टी है। ओके। कावा 11 चीजों का मिक्सचर होता है बेसिकली। इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है। जम्मू का राजमा, जम्मू के राजमा, हाँ ये बहुत फेमस है। गुड। वो इसलिए नहीं कि वो राजमा का स्वाद, राजमा की वैरायटी अलग है वो। जो अपने यहाँ राजमा, आप उस राजमा को हला के बनाओ, यहाँ भी इतना बढ़िया टेस्ट आता है। सो जो स्पेशली जम्मू का राजमा है, वो जम्मू का राजमा, जो भी राजमा यूज कर रहे हैं ना, वो राजमा की क्वालिटी है, तो और टेस्ट में भी बेस्ट है वो। बहुत बहुत अच्छा। ग्रेट। लद्दाख का खाना, मैं लद्दाख में कितने दिन, 16-17 दिन रहा हूँ लगभग। लद्दाख का खाना सरप्राइजिंगली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और वहां भी वेज के ऑप्शन कम थे, बट वहां पे एक तो ब्रेड होती है थिंगमो, इतनी मोटी होती है यूजुअली, ठीक है। और एक सब्जी जो मैंने खाई थी वहां पे, अहमदाची। अभी रिसेंटली अहमदाची फेमस हो गई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने शायद बोला है कि उसको वो अच्छी लगती है। तो अहमदाची क्या है, चीज की सब्जी है वो। चीज और पेपर, मतलब शायद कैप्सिकम या कोई से पेपर आप उसमें डाल सकते हैं। अहमदाची और थिंगमो, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मैं डेली खा सकता हूँ, मुझे इतना टेस्टी लगता है। पर गरम गरम, बिल्कुल गरम गरम। ओके। दिल्ली में भी 3-4 जगह मिलता है, अगर दिल्ली में लोगों को ट्राई करना है तो अहमदाची आप सर्च कीजिए और पसंद आएगा। अमेजिंग। तो अब इन सारी स्टेट्स के बाद आते हैं इंडिया की कैपिटल पे, न्यू दिल्ली। देखो न्यू दिल्ली के खाने के बारे में तो मैं इतना कहूँगा कि न्यू दिल्ली में सब कुछ मिल जाता है। न्यू दिल्ली की खासियत ये है। ओके। बहुत सी स्टेट्स हैं कि वड़ा पाव मुंबई में अच्छा मिलेगा, डोसा आपको कर्नाटका में अच्छा मिलेगा, आपको रसगुल्ले खाने हैं आपको बंगाल जाना पड़ेगा, आपको कुलचा खाना है अमृतसर जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब जगहों पे आपको 1 या 2 या 4 चीजें मिलेंगी। दिल्ली के अंदर आपको इंडिया की हर स्टेट का सब कुछ ऑलमोस्ट उसी टेस्ट का मिल जाएगा। ऑलमोस्ट, देखो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा क्योंकि मैं 10 साल से खा रहा हूँ, तो मैं इतना उसमें डिफर कर सकता हूँ। एज ए नॉर्मल पर्सन में जाऊँ, बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा। तो दिल्ली में इतनी वैरायटी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के किसी भी स्टेट की कोई भी डिश आपको खानी है, दिल्ली में आपको सब मिल जाएगा। वाह। फिर भी अगर आपको दिल्ली की आपकी फेवरेट कोई चीज बतानी हो कि यार दिल्ली के अंदर ये मेरा फेवरेट है, आप मेरे से डिश पूछ सकते हो। ऐसा दिल्ली में मेरी पर्टिकुलर डिश की पर्टिकुलर जगह है कि मैं ये चीज यहाँ जाकर खाता हूँ। अच्छा, अदरवाइज आपको लगता है दिल्ली का हर चीज ही अच्छी? सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। आपको कुछ भी खाना है आपको मिल जाएगा। केवल इंडिया का ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज का भी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये थी, हमने बात करी इंडिया की हर स्टेट के अलग अलग अच्छे अच्छे खानों के बारे में। अगर आपको भी लगता हो कि आपकी स्टेट की कोई पर्टिकुलर डिश ऐसी है जो बहुत ही अमेजिंग है और हमने उसके बारे में बात नहीं करी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर डिश जो कि मैं मिस कर गया हूँ या मैंने तारीफ ना की उसकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं खुद पर्सनली एक कमेंट पढ़ूंगा। हाँ, और भाई शायद उसको कवर भी करे डेफिनेटली, अगर स्किप हो रही होगी अभी तक। अब रिसेंटली मेरे को पता चला कि आप थाईलैंड भी कवर करके आए फूड ब्लॉगिंग के लिए। हाँ, रिसेंटली तो नहीं, मैं थाईलैंड गया था, 8-9 महीने हो गए हैं। ओके। 1 साल होने वाला है। तो वहाँ का खाना, वहाँ का कुजीन और इंडिया की कुजीन में अगर हम कहें कि थोड़ा डिफरेंशिएशन ही कर दो भाई। थाई कुजीन में मैं एक प्योर वेज बंदा हूँ, तो पहली बात तो हमारे लिए वहाँ ज्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं। ओके। फिर एक और चीज है, वहाँ पे ज्यादातर जो ऑयल है, ऑयल के अंदर वो बीफ का कुछ डालते हैं। अच्छा। तो मैंने तो बाहर देखे कुछ ट्राई नहीं किया। गाय हमारी माता है और हम जहाँ बीफ का कुछ हो मैं नहीं खाऊंगा। ओके। पर थाईलैंड के बारे में जो मुझे चीजें अच्छी लगी, थाईलैंड के फ्रूट्स बेहिसाब अच्छे हैं। आप थाईलैंड का नारियल पानी पी लीजिए, यहाँ का नारियल पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा इंडिया का किधर का भी। आप थाईलैंड में मैंगो खा लीजिए, सेम थिंग फॉर मैंगो। थाईलैंड का ड्रैगन फ्रूट वो तो देखिए ऑब्वियसली अच्छा है ही। इवन गुआवा, यहाँ पे थाई गुआवा मिलते हैं, मतलब दिल्ली में सारी जगह वो बड़े बड़े रखे होते हैं, यहाँ वो फीके हैं, वहां वो चीनी जितने मीठे हैं। अच्छा।
तो थाईलैंड का मैंने तो फ्रूट्स खाए हैं वहाँ पे, और मैं इतने दिन रहा हूँ, मैं फल खाता था। और मैं फिर जहाँ पे हम विला में रह रहे थे वहाँ पे हमने एक शेफ हायर की हुई थी, तो हम उससे भिंडी बनवाते थे, दाल बनवाते थे और दाल भिंडी रोटी खाते थे, और मैं पूरे दिन फल खाता था। डेली मैंने 8-8-9 वहाँ पे नारियल पानी पिए हैं। रंबूतान होती है एक लीची जैसी फल होता है, वो खाया है। पैशन फ्रूट वहाँ बहुत मिलता है, पैशन फ्रूट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, तो पैशन फल खाए मैंने। आपको फल पसंद है? जैसे मुझे फल बहुत ज्यादा पसंद है, मैं फल के ऊपर कंप्लीटली सर्वाइव कर सकता हूँ, कुछ मत दो, मैं डेली फल खा लूंगा पूरे 1 साल तक भी। तो जिसे फल पसंद है उसे थाईलैंड जाना चाहिए केवल फ्रूट्स के लिए भी, इतने अच्छे फ्रूट्स वहाँ पर है। ग्रेट। तो अगर हम में से कोई भी बंदा, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रिप लगा रहे हैं थाईलैंड वगैरह का, और अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है तो वो ये प्रिपेयर होकर जाए कि वहाँ वेज के ऑप्शंस ना के बराबर है। जहाँ नहीं, ऐसा नहीं है ना के बराबर है। इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत सारे काउंटलेस इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट मैं इंडिया से थाईलैंड जाकर इंडियन क्यों खाऊंगा रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में तो स्पेशली क्यों खाऊंगा? तो मैं यही नहीं खा लूंगा, मैं वहाँ क्यों गया? तो फिर वहां अगर आपको वहां की ओरिजिनल डिशेस ट्राई करनी है तो फिर वैरायटी कम हो जाएगी। एक चीज है, अगर मैं रेकमेंड करना चाहूँ वहाँ की डिश में ही, तो वहाँ पे स्टिकी राइस होता है, उस पर कोकोनट मिल्क डालते हैं और मैंगो देते हैं। ओके, तो दैट थिंग टेस्ट इज गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो भाई अब तक हमने बात करी खाने के बारे में, इंडिया का फूड, इंडिया से बाहर का फूड, इंडिया की स्टेट का फूड। अब थोड़ी सी बात करते हैं फूड व्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आजकल जैसे ट्रेंड अब बढ़ रहा है तो लोगों को लगता है यार फूड व्लॉगिंग एक बहुत ही ईजी टू अर्न मनी वाला सोर्स है कि यार गए, कैमरा ऑन किया, खाना बनाया, यूट्यूब पे डाल दी, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं लगी, दिमाग नहीं लगा, ईजी काम है, हो गया और पैसा आ गया। सो इज इट लाइक दैट या रियलिटी अलग है? देखिए कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, फूड ब्लॉगिंग क्या है, फ्री का खाना तो खाना है। और केवल कमेंट्स तो चलो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा जो क्रिएटर्स भी हैं, बाकी जोनर के कैटेगरी, जो बाकी जोनर्स के क्रिएटर हैं, वो भी, उन्हें लगता है फूड ब्लॉगिंग कुछ नहीं है। फूड ब्लॉगिंग क्या है कि आप जाओ, आईफोन लो, वीडियो ऑन करो, फ्री का खाना खा के आ जाओ। तो ये फूड ब्लॉगिंग नहीं है, ये तो फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के जो नीचे की वो है, बेसिक है बिल्कुल। हाँ, जो फूड ब्लॉगिंग है, मैं तो ये बोलता हूँ इससे ज्यादा मेहनत किसी एक या दो जोनर में ही है। आप रोस्टिंग कर रहे हो, चलो क्या कर रहे हो, अपने घर पे बैठ के स्क्रिप्ट ही तो पढ़ रहे हो। आप टैग रिव्यू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप खोल के उसके बारे में टैग स्पेसिफिकेशन बता रहे हो अपने घर पे। फूड ब्लॉगिंग में कितनी मेहनत है मैं आपको बताता हूँ। चलो, एक मखाने की वीडियो बनाई मैंने। पहली बात में मखाने की वीडियो का अगर मुझे नॉर्मल फूड ब्लॉगिंग करनी होती, मैं किसी भी मखाने की दुकान पे जाके, भैया ये क्या है, अब इसमें क्या डाला, ये क्या हो गया, कितने रुपए का है, कितने साल से बना रहे हो, तो मैं इस टाइप को फूड ब्लॉगिंग में कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं मखाने के लिए पहले मैंने ढूंढा मखाने कहाँ होते हैं, तो बिहार में होते हैं, मधुबनी में होते हैं, बिल्कुल जो नेपाल से बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ होते हैं। मैं यहाँ से पहले बिहार गया, पटना से मैं उधर गया मधुबनी। आप जाके देखिए वो कैसा एरिया है, मतलब वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है अभी तक। मतलब अपने यहाँ से 7-8 साल वो पीछे चल रहे हैं लोग। यहाँ तो मुझे पूरा दिन तो लग गया वहाँ पहुँचने में। मैं सुबह यहाँ से निकला था, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर मैं पटना गया, फिर पटना से हम ड्राइव करते हुए वहां तक गए हैं, इतनी दूर तक, बहुत दूर है पटना से भी वो। वहां पहुंचे, हमें पता चला ये मखाने तालाब के अंदर होते हैं। ओके, मैंने चलो ठीक है, तालाब के पास शूट करेंगे। मैं तालाब के पास चला गया, तो बहुत बड़ा तालाब था। जो तालाब था, उस तालाब में गाँव के ज्यादातर घरों का पानी आ रहा था। अच्छा। नालियों से जो आता है। ओके। उस तालाब के अंदर मखाने उसके अंदर ही होते हैं। ओह। अब मखाने उसके अंदर भी कहाँ होते हैं, उस पानी के नीचे होते हैं, जड़ में। तो लोग उस तालाब में घुसते हैं, अंदर जाते हैं, पानी के डुबकी लगा के नीचे निकाल के लाते हैं मखानों को। अब मैं, तालाब वहां है, मैं ऊपर खड़ा होकर तो वीडियो बनाने से रहा, मुझे उस तालाब में घुसना पड़ा। मैं उस तालाब में घुसा। जून का महीना था, गर्मी हो रखी थी, यही 42-43 डिग्री टेम्परेचर। अब मैं तालाब के अंदर, तो छांव तो चारों तरफ से आ ही नहीं रही है किधर से भी, तो भयंकर ऊपर से गर्मी लग रही है। तालाब का पानी ऊपर से गर्म है, नीचे से ठंडा। ऊपर से मैं भयंकर गर्मी में हूँ धूप की, नीचे से है पानी ठंडा। पैरों के बीच से मेरा सांप निकल गया, मेरे पास वीडियो है। ओके। लिटरली मैंने तो रोज अपने पैरों में सांप निकलते हुए थोड़ी देखे हैं। तो मैं तो एकदम से हैरान, वो लोग कह रहे कुछ नहीं काटेगा नहीं भाई, कुत्ता उत्ता थोड़ी ही है, सांप है। बट अब घुस गए हम, ये थोड़ी इतने वापस जाऊंगा मैं। 1.5 घंटे में वहां खड़ा रहा उस पानी में, ऊपर से धूप, नीचे से ठंडा पानी। वो लोग उसमें डुबकियां लगाते रहे, निकलते रहे, डुबकियां लगाते रहे, निकलते रहे। मैं वीडियो लेता रहा। 15-16 मखाने भी नहीं निकले पूरे तालाब में। मखाना इतना सा होता है कि इस तालाब में तो फल अच्छा नहीं आया है। आधा दिन निकल गया भाई। मैंने कहा भाई मैं इतनी दूर आया हूँ, वीडियो तो मैं करके जाऊंगा। दूसरी जगह चलो और तालाब ढूंढो। गाड़ी वाला हमारा जा चुका था। अच्छा। कैब वहां होती नहीं है, गाड़ी वहां थी नहीं गांव में कोई। तो फिर अब मैं तो खाली हाथ तो गया नहीं था, बैग ले रहा था पूरा, सारे इंस्ट्रूमेंट सब अपना रहता है। बैग कैरी कर रहा हूँ, बैग खींच के चक्रोड़ पता है आपको क्या होती है, खेतों के बीच जो कच्चे रास्ते होते हैं, हम चक्रोड़ों में पैदल गए हैं बैग को खींचते हुए। बैग के पहिए खराब हो गए उस दिन। हम खैर दूसरे तालाब में पहुंच गए। फिर मैं दूसरे तालाब में घुसा, फिर मैं वहां 2.5-3 घंटे खड़ा रहा। ठीक है।
तब जाके वो उन्होंने मखाने निकाले हैं। मुझे लगा चलो निकल गए, तो निकलने के बाद वो बाहर आए हैं, उन्होंने खेत में डाल दिए, अब उनके ऊपर वो नंगे पांव चल रहे हैं, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा अब काम हो गया। उसके बाद वह नदी बह रही है, वो उन्होंने निकाले हुए मखानों को पैरों से कुचलने के बाद वो नदी में लेकर घुस गए। अब वीडियो तो नदी में भी जाकर बनानी है ना भाई, मैं दूर से थोड़ी बनाऊंगा। अब मैं फिर उस नदी में घुसा हूँ जहां पानी बहुत तेज चल रहा है, और मुझे लगा मैं बह जाऊंगा, लेकिन वीडियो वहीं जाकर बनानी है, तो मैंने फिर वो वहां जाकर वीडियो बनाई मखाने की। मखाने तैयार हो गए? नहीं हुए, अब तो धुले गए हैं। उसके बाद वहां से कारखाने में जाएंगे, शाम हो चुकी है, ऑलरेडी शाम हो चुकी है। शाम को हम कारखाने में गए, फिर वहां पे कारीगर नहीं है, फिर हम पूरी रात बैठे हैं, पूरी रात कारखाने में बैठे कि आएंगे कारीगर, आएंगे आएंगे आएंगे, घंटा कोई नहीं आया। फिर अगले दिन सुबह वहां कारीगर आए हैं, पानी वानी पे जिंदा है केवल, वहां खाया कुछ नहीं है हमने। एक मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन ही हो गया। हम जानते थोड़े ही थे, हम तो वेट कर रहे थे। अब वो लोग जाकर अपने घरों में सो गए, हमने पूछा नहीं, हम 2 लोग थे, लेके हम भी कुछ नहीं गए थे। फिर सुबह हुई, सुबह उन्होंने मखाने फोड़े हैं, मखाने निकले हैं। अब जो मखाने निकल गए हैं, अब उनकी प्रोसेसिंग होनी है, वो यहाँ नहीं होनी है, वो दूसरी फैक्ट्री में होनी है। फिर वहां से दूसरी फैक्ट्री में गए हैं, अब वहां पे वो वीडियो बनाई है। कितनी फुटेज निकली? 2.5 घंटे की, कम से कम मेरे पास 2.5 घंटे की फुटेज थी। वीडियो जो मैंने डाली है वो 5 मिनट की वीडियो है। कमेंट क्या कर देगा सामने वाला? फ्री का खाना खा रहा है। अगर खर्चा कैलकुलेट करने लगो, जो जिसे फूड ब्लॉगिंग कहते हैं, जो ढंग तमीज की वीडियो होती है जिसमें दिखाया जाए कि खाना कैसे बना है, फिर उसका जेन्युइन रिव्यू हो कि अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। आप खर्चा कैलकुलेट करेंगे पागल हो जाएंगे, मेहनत कैलकुलेट करेंगे ना तब सर चकरा जाएगा। इतनी मेहनत में मैं 50 वीडियो बना डालता, एक वीडियो निकली मेरी। ये जेन्युइन मेहनत है। हाँ, तो ये है कि आप कौन सी फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो जो क्रिएटर्स को भाई बहुत सारे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जिसे लगता है ना कि फूड ब्लॉगिंग हलवा है, मेरे साथ एक ट्रिप पे चल के देख लो। मैं तो बस इतना बोलता हूँ, 1-1.5 हफ्ते की ट्रिप पे चल जाता हूँ मैं, मेरे साथ चलो, पता चल जाएगा। 1 साल के 365 में से 350 दिन तो बाहर रहना पड़ता है। कभी एक स्टेट में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, कभी चौथी में। आज यहाँ गए हैं, यहाँ से बैंगलोर गया, बैंगलोर से मुझे वीडियो मुंबई मिल गया, मुंबई आ गया, मुंबई से बिहार में दिखे, बिहार चला गया। इधर से उधर पूरे देश में घूमते रहते हैं। आज यहाँ का खा रहे हैं, कल वहां का खा रहे हैं, परसों वहां का खा रहे हैं, शरीर के बच गए बाजे, बीमार हो रहे हैं। प्लस रोज वीडियो डालनी है, डेली डालनी है, एडिट भी करनी है, रिकॉर्ड भी करनी है। इतनी मेहनत जितनी फूड इंडस्ट्री में है, अगर कोई ढंग से ब्लॉगिंग कर रहा है ना, तो है नहीं किसी इंडस्ट्री में। बट एट द सेम टाइम फूड इंडस्ट्री वाले लोग में और बहुत कमियां हैं फूड इंडस्ट्री के फूड ब्लॉगर्स में। एक अच्छी चीज है, यहाँ हवाबाजी में नहीं लगे हुए हैं लोग, अर्निंग भी अच्छी है, तो रिवॉर्ड मिल जाता है। तो आपके हिसाब से अगर मैं डिजिट्स में आऊं, तो एक फूड ब्लॉगर जो डिसेंट मेहनत कर रहा है, देखिए फूड ब्लॉगर में फिर वही बात आ जाती है, कौन सा फूड ब्लॉगर, कैसा फूड ब्लॉगर, रेसिपी वाला, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने वाला, फेसबुक ओरिएंटेड, इंस्टा ओरिएंटेड, यूट्यूब ओरिएंटेड, कौन से वाला? तो हर चैनल के हिसाब से अलग अलग सेट ऑफ अर्निंग आएगी यहाँ पे। हाँ, अब देखिए कोई केवल यूट्यूब बेस्ड है, तो यूट्यूब पर जो मुझे लगता है फूड वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं चलती हैं, बहुत कम चलती हैं, ठीक है, तो वहां से रेवेन्यू ज्यादा नहीं आ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं है यूट्यूब से फूड का, ठीक ठाक रेवेन्यू है। केवल 4 या 5 फूड चैनल ही होंगे जो अच्छा कमा रहे हैं। ओके, सो आपके हिसाब से सबसे रिच प्लेटफॉर्म कौन सा है अगर एक फूड ब्लॉगर ने वीडियोस डालनी है? इंस्टा और एफबी। इंस्टा और फेसबुक। फेसबुक अभी भी लाइवली है इन चीज़ों पे भी, क्योंकि पीछे भी आ रहा था थोड़ा कि फेसबुक अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। नहीं देखो, ऑब्सोलीट तो नहीं हो रहा है। फेसबुक में ये है पर मिलियन रेवेन्यू बहुत कम है। अच्छा, यूट्यूब की 1 मिलियन पर जितना आएगा अर्निंग होगी, फेसबुक में उतनी आपको शायद 10 मिलियन से भी ना हो। ओह, तो ये है। अच्छा, बट आप देखिए फूड ब्लॉगिंग अच्छे से करेंगे तो इवेंचुअली आप ब्रांड बन जाएंगे, फिर आप ब्रांड से चार्ज कर सकते हैं। ओके, वो डिफरेंट राउट से हो गया वो फिर अब। हाँ, क्योंकि नहीं किसी भी कोई भी क्रिएटर हो, एड रेवेन्यू से ज्यादा हर कोई कोलैब से ही कमा रहा है। सेम गोज इन फूड इंडस्ट्री, इफ यू हैव योर ब्रांड वैल्यू। वो ये आपको एक वक्त तक डेडिकेशन देना पड़ेगा अपना। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वहां पहुंचने के बाद और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। एक कांस्टेंट डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो अमर भाई, ये बात हो गई फूड ब्लॉगिंग में आने की, वहाँ पे एंटर करने की, वहाँ पे काम की, और फूड ब्लॉगिंग में पैसा कैसा है उसकी। अब आते हैं फूड ब्लॉगिंग की एक डार्कर साइड की तरफ पे। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रोल करी जाती है और कही जाती है वो कही जाती है कि फूड ब्लॉगर्स कहीं ना कहीं उन फूड रिटेलर्स को या छोटे जो फूड वेंडर्स होते हैं, कार्ट्स वाले स्पेशली, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं बाय टेकिंग फ्री फूड फ्रॉम देम, कि फूड भी फ्री में ले लिया, वीडियो भी बना ली। कितना सच है, कितना नहीं है? सच भी है, झूठ भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोग हैं जो फूड ब्लॉगर केवल इसीलिए बनने हैं कि हाँ हमें खाना मिल जाए। ओके, तो ये चीज़ झूठ नहीं है, करते हैं लोग ये काम भी, बहुत लोग करते हैं, मैं जानता हूँ खुद। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मान लीजिए आप एक कार्ट, आपकी कार्ट है, मैंने आपकी वीडियो बनाई, आपकी वीडियो 50 मिलियन व्यू आ गए, तो आपके तो दिन बदल गए।
आप यहाँ से यहाँ पहुंच के। तो ये तो दो धारी तलवार है, फायदा भी है नुकसान भी है इसमें। जो अच्छा व्लॉगर है वो पे करके ही खाएगा, क्योंकि अच्छा व्लॉगर इतना कमा रहा है कि वो पे कर सकता है। हाँ, फूड का कितना ही। कोई बंदा अगर एक बात सोचो, मैं कचौरी खाने जा रहा हूँ कोलकाता, कचौरी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैंने 15,000 की टिकट जाने कराई है, 15,000 की आने कराई, और मैं तो चलो गाड़ी से जाता हूँ ड्राइव करके, फिर वहाँ होटल में भी रह रहा है, सामान भी खरीद रखे हैं जिनसे वीडियो बनाते हैं, अपनी टीम के लोगों को पे भी कर रहा है। अब जो बंदा 5-6 लाख रुपए इन चीजों में खर्च कर रहा है हर महीने में, वो 30-35 रुपए कचौरी नहीं खाएगा क्या? तो उसके लिए पे नहीं करेगा क्या? ऑब्वियसली करेगा। बट हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो वो भी नहीं करते हैं, तो सब तरह के लोग हैं। और एक फॉल्स रिव्यूइंग का भी बहुत आ रहा है कि फूड ब्लॉगर स्पेशली कुछ लोगों को जस्ट फॉल्स रिव्यू दे रहे हैं कि नहीं अच्छा है, अच्छा नहीं भी है तो भी कह रहे हैं अच्छा है। देखिए, इस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप मेरी अगर वीडियोस देखेंगे, मैं मतलब बदनाम हूँ इस चीज़ के लिए अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फूड इंडस्ट्री में। ओके। लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव रिव्यू देता है और इसलिए ये भगवान बने बैठा है। मैंने किसी एक ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर का ही, पुराना फूड ब्लॉगर, उसका मैंने इंटरव्यू देखा, उसने मेरे बारे में बोला हुआ था कि नेगेटिव रिव्यू देता है, उल्टी चाल चल रहा है, तो ये लोग इसे भगवान समझ बैठे हैं। देखो भाई, मैं भगवान तो कोई नहीं, भगवान तो भगवान है। और नेगेटिव रिव्यू क्या होता है भाई? नेगेटिव रिव्यू तो कोई चीज ही नहीं है। खाना अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, जेन्युइन रिव्यू होता है। अब ऐसे लोगों से मुझे बहुत दिक्कत है जो हर चीज की तारीफ कर रहे हैं। भाई प्रैक्टिकली आप सोचो, सब कुछ अच्छा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। आप 10-20-50 हज़ार रुपए के कोलैब करने के चक्कर में हर चीज की तारीफ कर रहे हो और उस चीज को आप फूड ब्लॉगिंग समझ रहे हो, तो भाई आप इंसान ने गधे हो, आपको अपनी बुद्धि का चयन कराना चाहिए। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो फूड ब्लॉगिंग ऐसे करते हैं, भले ही मेरा दोस्त भी हो, मैं तो लिटरली बातें करनी बंद कर देता हूँ। मुझे तो ये चीज़ गलत लगती है। मैं तो जो बुरा है उसे बुरा बोलता हूँ, जो अच्छा है उसे अच्छा बोलता हूँ। इतनी क्रेडिबिलिटी आपकी होनी भी चाहिए। और फिर एक चीज़ और ये मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे किसी ने भेजा था वो क्लिप, मैंने देखी, उसमें फिर ये भी बोला हुआ था कि नेगेटिव रिव्यू करते हैं तो इनके पास कोई वैल्यू नहीं रहती नेगेटिव रिव्यू करने से। मतलब नेगेटिव मतलब जेन्युइन, सच बोलने से कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, ब्रांड नहीं मिलते इनको। कि मैं मैकडी का कोलैब करता हूँ, KFC का करता हूँ, तो भाई देखो, मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों की बात सुन के। अब मैं क्या बोलूँ अपनी, भाई किसी भी इंडस्ट्री का कुछ भी हो, हर टॉप ब्रांड के साथ में कोलैब करता हूँ, और मेरे पास ब्रांड कोलैब के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। क्रेडिबिलिटी है मेरे फॉलोअर्स के बीच में मेरी, उन्हें पता है अगर चीज़ बेकार होगी तो ये बंदा बेकार बोल देगा, अच्छी है तो अच्छा बोल देगा। और मैं तो हर एक फूड ब्लॉगर को, अगर कोई मतलब इस वीडियो को देख भी रहा है कोई फूड ब्लॉगर, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, ये चीज होनी चाहिए। अच्छे को अच्छा बोलो, बुरे को बुरा बोलो। आपकी वीडियो देख के, मेरी वीडियो देख के कोई बंदा खाने चला जाए, कहीं 100 रुपए की चीज ही है। अब जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत अमीर बंदा ही जा रहा है। हाँ। किसी भी 100 रुपए तो 100 रुपए ही है, किसी ने मेहनत से कमाए हैं। तो अब वो 100 रुपए में मैंने किसी बेकार चीज की तारीफ कर दी और वो 100 रुपए खा के उसे पसंद ना आए, बेकार लगे, तो फिर क्या तो मेरी क्रेडिबिलिटी बची, और किसी के मेहनत से कमाए हुए पैसे खराब किए वो अलग। तो अच्छे को अच्छा बोलो, बुरे को बुरा बोलो। लोग कहते हैं कि भाई सामने वाले का धंधा क्यों खराब कर रहा है? अच्छा, उसका धंधा वो गलत कर रहा है, कोई बेकार चीज बना रहा है तो धंधा खराब ना करें उसका, सच ना बोले। जो बंदा अपनी हार्ड एंड मनी से वहां खरीदने जा रहा है, उसका पैसा क्या हराम का पैसा थोड़ी ही है? ट्रू। सच जेन्युइन होना चाहिए, हर इंडस्ट्री में होना चाहिए। जो अच्छा है अच्छा, जो बुरा है बुरा। मैं तो कोलैब भी उसी चीज का करता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, नहीं तो मैं आपको खुद बड़े से बड़े ब्रांड्स के दिखा दूंगा जो अच्छा पैसा देने को तैयार है, बट क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ उस चीज को, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कोलैब नहीं करता हूँ उसका। तो ऐसा ही सबको होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और ये चीज आपने बोली है कि 99% फूड ब्लॉगर्स या तो बताएंगे ही नहीं अच्छा है या बुरा है, बस ये दिखा देंगे बन गया, या फिर उसको अच्छा ही बता देंगे। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। चाहे बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट भी है, कुछ तो जो अच्छा है वो अच्छा। और ये भी नहीं कि आप किसी के लिए पर्सनली किसी से दुश्मनी निकालने बैठ जाओ, उसको नेगेटिव कर दो। मैंने एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं की होगी। भाई जो बुरा है उसे बुरा बोलो, जो अच्छा है उसे अच्छा बोलो, जबरदस्ती किसी के पीछे मत पड़ो। मैं तो कई सारी चीजें, मेरे साथ तो ये भी है, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर जगह की वीडियो है, एक पर्टिकुलर होटल है, उसमें 7-8 रेस्टोरेंट है, 4 की मैंने पॉजिटिव वीडियो बनाई हुई है, 3 की नेगेटिव। तो अब वहां क्या हो गया? अब ये थोड़ी मैं जानबूझ के उसके पीछे पड़ा हूँ नेगेटिव में या पॉजिटिव में जानबूझ के उसकी तारीफ कर रहा हूँ। भाई जो रेस्टोरेंट अच्छा है उसका अच्छा बोल रहा हूँ, जो बेकार है उसका बेकार बोल रहा हूँ। तो सबको जेन्युइन होना चाहिए। ये फूड इंडस्ट्री की बहुत गलत चीज है, और इनफैक्ट हर जोनर में सबसे बेकार फूड ब्लॉगिंग वाले ही हैं जो इतना मतलब गलत रिव्यू देते हैं, हर चीज को अच्छा बोल देते हैं। तो मतलब ये चीज चल रही है इंडस्ट्री में कि धड़ल्ले से, कि चाहे नहीं भी अच्छा, जो भी अच्छा, बस दिखा देंगे कि वाह सो में ना 20-25 हज़ार रुपए कोलैब मिल जाएंगे। कोई किसी जगह गंदी सी चाप बन रही है, हमें पता है कि मैदा की चाप है, वाहियात तरीके से बनाई गई है, टेस्ट कुछ है नहीं, बट हम खाएंगे ओहो आहा ई। ये फूड ब्लॉगिंग है क्या? वो बस वो इसीलिए है कि यार वो इजी मनी है, छोटे से अमाउंट के लिए तुमने डाल दिया। बट कहीं ना कहीं ऑडियंस भी इतनी एजुकेट हो चुकी है, वो समझ जाते हैं कि यार ऑडियंस का तो ये है,
ऑडियंस हर तरह की है। आप कुछ भी डाल दो, कुछ लोग उसे पसंद करेंगे, कुछ लोग उसे ना पसंद करेंगे। बट वो फिर ऑडियंस के साथ आप गलत कर रहे हो, अपने फॉलोअर्स के साथ। सच बोलना चाहिए। आप अगर कि आपके 15-20 हजार के कोलैब चले जाएंगे तो इसलिए हर चीज को अच्छा बोल दो, तो नहीं भाई। देखो मैं तो कोलैब भी करूंगा तो मैं तो अच्छा खासा ही चार्ज करता हूँ और करूंगा उसी चीज का जो मुझे जेन्युइन लगेगी। अपने फेसबुक पर कोलैब करता नहीं हूँ, इंस्टा पे करता हूँ ब्रांड कोलैब, वो भी उन ब्रांड के जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओके, फेसबुक पे करते ही नहीं कोलैब। यूट्यूब पे भी रेयरली करता हूँ। ग्रेट। अब भाई इन सब चीज़ों से हटके एक थोड़े अच्छे से सेगमेंट पे आते हैं जिसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी चीज़ें ट्राई करी हैं, इंडिया भी, अब्रॉड भी करी हैं, कोई बहुत ही वियर्ड डिशेस, क्योंकि पीछे ना भी ऐसा आ रहा था ना कि ना बड़ी वियर्ड डिशेस आ रही थी, ऐसी चीज़ें, आइसक्रीम के पकोड़े। इसके पीछे मैं डिटेल में बताता हूँ ये बात। वियर्ड चीज़ें देखो, कुछ तो जेन्युइनली बन रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो व्लॉगर्स ने वीडियो में वायरल होने के लिए बनवा दी हैं। अच्छा, कि स्पेशली बोल के बनवाई। अब ये ट्रेंड आया किधर से? मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में ओरियो के पकोड़े मिलते हैं। ओरियो के पकोड़े। अब कुछ लोग कमेंट में डाल देंगे कि भाई तूने बनवा लिए जाके। उस शॉप पर पिछले 12 साल से बिक रहे हैं। ठीक है। वो ओरियो के पकोड़े बना के बेच रहा है 12 साल से। 12 साल पहले तो मैं फूड ब्लॉगिंग कर ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे बनवा दूंगा? मुझे वो अजीब लगे, मैंने वो वीडियो बनाई, जैसे मुझे लगे वैसे मैंने बता दिए। ऐसे सिमिलरली एक कोलकाता में मैं गया, वहां पे दूध कोला मिलता है, वो दूध के अंदर थम्स अप डाल देते हैं, थम्स अप दूध मिलता है। इसी तरीके से मैंने 3-4 वीडियोस डाली, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बनवा रहा है इन वीडियो को, जबकि मेरी इस तरह की जो वीडियो है मैंने डाली है वो वहां पे मेरे जाने से 8-8, 10-10 साल पहले से मिल रही हैं चीजें। बट फिर धीरे धीरे एक ऐसे ही, मैं दिल्ली में ही था, मैं और मेरा फ्रेंड बैठ के कुछ काम कर रहे थे, तो हमारी फीड में एक वीडियो आई फैंटा मैगी। हाँ, फैंटा मैगी, ये वीडियो मैंने देखी। तो हम पहुंचे उधर, फैंटा मैगी, हमने पूछा भाई कितने दिन से बना रहा है? उसने कहा 2-3 महीने से बना रहा हूँ। तो हमने उसकी वीडियो बना दी, वीडियो वायरल होगी। उसके बाद लोगों ने, तो वो तो बना ही रहा था 2-3 महीने से, उसके बाद किसी ने कहीं जाके कि तू माउंटेन ड्यू मैगी बना दे, तो ओरियो मैगी बना दे, तो ये बना दे, वो बना दे, क्योंकि सस्ती पॉपुलैरिटी है ना कि आप थोड़ा सा अजीब दिखा दो और हो जाओ। लेकिन इसमें जो चीज जेन्युइनली मार्केट में बिक रही है आप वो दिखा रहे हो, एक बात को चलता है। आप खुद से क्रिएट करा रहे हो अजीब गरीब चीजें। जैसे कि मैं आगरा गया, आगरा में पराठे वाला है, अच्छे खासे पराठे बनाते हैं, टेस्टी पराठे हैं उनके, लेकिन एक वहां पे अमूल बटर टिक्की का पराठा मिलता है पूरा, जिसमें इतना बड़ा अमूल बटर की टिक्की में एक पराठा बन रहा है, एक टिक्की में एक पराठा। तो मैंने उससे पूछा भाई ये तो कितने टाइम से बना रहा है? उसने कहा एक व्लॉगर आया था, वो मुझे बता के गया था, मैं तो खैर नाम तो नहीं लूंगा, कि वो बता के गया था ऐसे बना दो, उसकी वीडियो चल गई, तब से बना रहा हूँ। तो यूनिक कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि दुनिया में ना ही मिलते हो, मिलते हैं। जैसे ओरियो का पकौड़ा था, वो इतने टाइम से दे ही रहा है। अब जो थम्स अप और दूध है, ये यहाँ 25-30 सालों से मिल रहा है। 25-30 साल पहले तो व्लॉगिंग ही नहीं थी, फूड व्लॉगिंग। तो ऐसी अनोखी चीजें हैं। तो इनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं कि ऐसी वियर्ड चीज लेकिन बहुत अच्छी निकली टेस्ट में। अच्छी, देखो सर, आप इस बात से एग्री नहीं करोगे, फैंटा मैगी बुरी नहीं थी। फैंटा मैगी मैंने उसकी एक ही चम्मच ली थी, वो बुरी नहीं थी। वो टेस्ट उसका ठीक था। ओके, मैंने रिव्यू में भी ये बोला, अगर बुरी हो तो मैं बुरी बोल देता। वो नहीं थी बुरी, टेस्ट में ठीक थी, मतलब बुरी भी नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी, वो ठीक थी मतलब। और कुछ ऐसा बहुत ही बेकार टेस्ट में आपने कुछ ट्राई किया हो कि यार ये क्या खा लिया? बहुत ही लंबी लिस्ट है इस चीज की, तो बहुत ही लंबी। कोई एक एग्जांपल जो आपको जेन्युइन नहीं लगता हो कि यार ये बनता ही नहीं है, डिश कैसे बनाई है लोगों ने, पाप है ये खाने के साथ? ऐसा कॉम्बिनेशन तो देखो मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब भी पिछले 1-1.5 साल से मैंने कोई वाहियात चीज खाई नहीं है और बच रहा हूँ। ऐसी मुझे दिखती भी है ना, मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा, खुद ही अवॉइड करके चल रहे हो? ढंग की चीजें खाता हूँ, बट अगर कुछ ऐसा बहुत ही बुरा तो आपको लगा हो कि यार सेंस नहीं बनती, मतलब ना टेस्ट में। थम्स अप और दूध का क्या सेंस बनता है आप बताओ? दूध है, आप उसमें थम्स अप डालोगे दूध फटेगा ना। लोग पी रहे हैं वहां पे, इसका क्या सेंस बनता है थम्स अप और मिल्क का? ओरियो पकोड़ा कैसा था? ओरियो पकोड़ा बुरा था। सेंस तो उसका भी नहीं बनता, ओरियो पकोड़े का भी क्या सेंस बनता है बताओ? आप ओरियो ऐसे ही खा लो, पकोड़े बनाने के लिए भाई इतनी चीजें हैं, कोई भी सब्जी काट के डाल दो, बट खा रहे हैं। एक बीच में मैंने ये सुना था आइसक्रीम पकोड़े का भी, फ्राइड आइसक्रीम का ट्रेंड आ रहा था। फ्राइड आइसक्रीम तो बहुत जगह मिलती है, हाँ, उसका भी कोई सेंस तो बनता नहीं है। फ्राइड आइसक्रीम, हाँ, कोई सेंस नहीं बनता। और ये आई गेस ये बाहर से ट्रेंड इंडिया में है या इंडिया का ही ओरिजिनेटेड है? लोग हैं, यहीं के लोग कर रहे हैं ये सारे काम। ओके। ये तो मैंने 2021 में खाई थी इंदौर में। खैर मैंने वो वीडियो आज तक डाली नहीं है। अच्छा, नहीं डाली अभी तक? वो बंदा बहुत, मतलब क्योंकि स्टार्ट ही किया था उसने काम अपना, और मुझे वो बिल्कुल बुरी लगी थी। अब देखो, इवन तो बुरी थी और मुझे डालनी चाहिए थी वीडियो, मैंने इसलिए डाली। उस बंदे ने बिल्कुल तभी अपना काम शुरू किया है। मैं किसी का बेचारे की जो स्ट्रगल कर रहा है जीवन में, अभी आया है इस चीज में, और तो मैं क्यों उसका वो करूं? मैंने वो वीडियो डाली ही नहीं फिर।
आपने अवॉइड किया, बट अदरवाइज उस डिश में आपको इतना कोई दम लगा नहीं। और अब अगर मैं पूछूं कि कोई, जैसे फैंटा मैगी आपने कही, और कोई एक ऐसी वियर्ड डिश जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि यार बेकार रहेगी बट बहुत अच्छी निकली टेस्ट में? देखो, ऐसी एक चीज मैंने खाई थी, प्याज की खीर। प्याज की खीर? प्याज के छिलकों की खीर। ओह। ये क्योंकि लोग मुझे ना, जो मेरे ज्यादातर फॉलोअर्स हैं, मुझे फेसबुक और यूट्यूब से जानते हैं। हाँ। जहाँ मैं मेजोरिटी में ये डालता हूँ कि स्ट्रीट फूड वीडियोस। ये करने से पहले जब मैं इंस्टा पे किया करता था, तो तब मैं स्ट्रीट फूड कवर नहीं करता था। मैं मतलब ये होटल्स और रेस्टोरेंट से कवर करता था। तो इधर अपना ये एरो सिटी में रोजेट है, तो वहाँ पे एक सस्टेनेबल फूड को लेके कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब 2018 में हुई होगी शायद ये। ठीक है। तो वहाँ पे प्याज के छिलकों की खीर थी। अब वो सुनने में मेरे को ऐसा लगा क्या है कि मैं इसे खाऊं भी या ना खाऊं, बट समहाउ वो टेस्टी थी। ओके, प्याज के छिलकों की खीर और टेस्टी। ऐसे मिर्च का हलवा। ओके। ये कौन सी कुजीन का हिस्सा है? शायद ये केरला के किसी घराने का है, नहीं, रामपुर घराना है। ओके। रामपुर यूपी में पड़ता है। तो वहाँ नवाब हुआ करते थे, तो उनके जो खानसामे हैं उनकी डिश में ये है, केरल मिर्ची का हलवा। मिर्ची का हलवा केरला में मिलता है, हरी मिर्च का हलवा। टेस्टी होता है। तीखा या मीठा होता है अब, लेकिन उसमें मिर्चपन तो आएगा, लेकिन टेस्टी होता है। हरी मिर्च का हलवा जो कि इतना तीखा नहीं है पर टेस्टी है, क्योंकि मीठा हलवा है तो मीठा है ना। तो मीठा उसे बैलेंस कर लेता है, लेकिन मिर्च का तीखापन आता है, अच्छा लगता है। वाओ, हमारी कंट्री में एक्चुअली में बहुत यूनिक और ये अब से नहीं बन रहा, वो मिर्च का हलवा तो शायद 500-600 सालों से बन रहा होगा। अब लोग कहेंगे फूड ब्लॉगर ने बनवा दिया, नहीं। वो तो वहां के जो खानसामे हैं, नवाबों को गए हुए इतने समय हो गए, वो उनके खानसामे बनाया करते थे। और इंडिया में आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई प्लेस या कोई जगह बहुत अंडररेटेड बतानी हो कि यार ये खाना इसका बहुत अमेजिंग है, या इस जगह का, या ये पर्टिकुलर डिश बहुत अमेजिंग है बट अंडररेटेड है। देखिए, खाना ओवरऑल बिहार का खाना बहुत अंडररेटेड है। अच्छा। बिहार का खाना बहुत टेस्टी है। अगर आप, मुझे भी पहले था कि बिहार का खाना कैसा होगा। जब मैंने बिहार का खाना खाया, नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा खाना बिहार का होता है। बिहार का खाना जरूर खाना चाहिए। काफी अंडररेटेड बट ज्यादा अंडररेटेड, अमेजिंग क्वालिटी एंड टेस्ट। दिस तिब्बतन फूड जो लद्दाख में खाया, ओके, और अहमदाची, वेरी डिलिशियस, बट लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में ज्यादा। अब अगर एक लेमैन, मैं आजकल लोग ऐसा करते हैं कि मैंने अगर किसी स्टेट में घूमने जाना है तो यार फूड वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ कि स्टेट का क्या अच्छा है। तो यार मैं कैसे ये जज करूँ कि मैं अगर एक फूड वीडियो देख रहा हूँ तो ये जेन्युइनली कोई अच्छी जगह बता रहे हैं नहीं, क्योंकि मैं बड़े होप से जाऊंगा। देखिए, वो आप तब जज कर सकते हो जिस बंदे की आप वीडियो देख रहे हो उसकी 8-9 वीडियो देखो। अच्छा, 8-10 वीडियोस देखो। अगर वो हर चीज को अच्छा ही बता रहा है ना, अच्छा ही बोले जा रहा है, देखो हर चीज तो अच्छी नहीं हो सकती है। दूसरा, फिर आप रिव्यू देखो। मैंने खाया राजमा चावल, अच्छा है, क्यों है अच्छा, ये भी तो होना चाहिए ना रिव्यू में। हाँ, एक्चुअल रिव्यू तो ये है। तो अगर केवल यही है ना कि अच्छा है बस, तो डोंट ट्रस्ट इट। ये जितने फर्जीवाड़ा यहाँ पे है ना, हाँ, हर चीज को अच्छा बोलने का फूड इंडस्ट्री में, उतना कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा। और ये आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में खुद, मैं तो देखो बदनाम हूँ, क्योंकि मैं जो है, देखो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं मेरठ से आता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही लोग होते हैं। हम घुमा फिरा के ना तो बातें करते हैं, ना हम गेम्स खेलते हैं। हम जो महसूस करते हैं वो सामने बोलते हैं, सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मैं तो सच बोलता हूँ, जो है जैसा है, जेन्युइन है, ऐसा ही मैं हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, डेफिनेटली ये तो कह ही सकते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी और अमेजिंग जगह है खाने को लेकर। इतनी वैरायटी है कि एक्सप्लोर करने बैठे तो ख़त्म ही ना हो। और अब एक फाइनल चीज़ जो आप उन लोगों को कहना चाहोगे जो इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं, जिनको ये इंडस्ट्री बहुत अपीलिंग लगती है, दूर से बहुत अमेजिंग दिखाई देती है, उनके लिए क्या कहोगे? यूट्यूबर या एज फूड ब्लॉगर? एज अ फूड ब्लॉगर, एज अ पर्सन जो कि फूड के ऊपर अपना कंटेंट बना रहा है, वो उन लोगों को क्या बोलना चाहेगा जो इस इंडस्ट्री में आने का आप सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि यार बहुत अच्छी इंडस्ट्री है? देखिए, इंडस्ट्री विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। आदमी पैसा क्यों कमाता है? खाना खाने के लिए, घूमने के लिए, और भाई एक अपनी सेफ्टी के लिए, लाइफस्टाइल के लिए। इसमें आप खाना खाते हुए घूमते हुए पैसा कमाओगे। ओके, ये नहीं कि कमा के आप खर्च करके काम करोगे। तो इंडस्ट्री विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छी है। आपको इतनी तरह का खाने को मिलेगा, इतना कुछ नया देखने को मिलेगा। जितना आप घूमते रहोगे उतना आपका दिमाग भी ब्रॉड होता चला जाएगा, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। पर अगर आपको लगता है कि मेहनत नहीं है, कि हलवा है, आप आओगे वीडियो बना के डालोगे और हो जाएगा, तो नहीं होगा। तुक्का लग सकता है, आपकी 2-4 वीडियो चल जाए। लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन करना है अच्छी अर्निंग, तो उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितने भी जोनर हैं वीडियो मेकिंग के, कोई 1 या 2 जोनर ही होगा जो इससे टफ हो। अगर आपको सस्टेनेबल इनकम
अच्छी इनकम इससे जनरेट करनी है। और एक जो नया प्लेयर एंटर करने की सोच रहा है, वो अपने दिमाग में क्या लेकर आए कि यार मेरे को कितना वक्त देना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ मिनिमम? देखिए 1 साल ये तो ये नहीं, इस चीज के लिए नहीं, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 साल तो किसी भी चीज को देना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आपने आज शुरू किया और कल को चल निकला। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, एक अलग बात है, या आप ओवर टैलेंटेड है तो एक अलग बात है। नहीं तो 1 साल तो आपको किसी भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप 1 साल तो आपको देना ही पड़ेगा ना उसमें पहले। तो 1 साल के बाद तो आप जज कर सकते हो हम कहाँ पहुंचे। कि शुरू में जब आप आओगे ना इस चीज में, जैसे आपने दुकान खोल ली मान लो किराने की, आपने 4 तरह की टॉफी रख ली, 3 तरह के बिस्किट रख लिए, आप सोचोगे ये सबसे ज्यादा बिकेंगे, पता चला आपकी नमकीन बिक रही है। तो 6 महीने बाद आप चेंज करोगे, नमकीन ज्यादा रखी होंगी, बिस्किट टॉफी नहीं होंगी। ऐसे ही फूड ब्लॉगिंग है, आप आओगे सोच के कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, आप 25 दिन 30 दिन 1 महीना बना रहे हो, वो चली नहीं, फिर आप नई तरह की बनाने लगो, क्या पता वो चल जाए। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसमें टाइम। प्लस मेरा तो कहना ये है, देखो दूसरे को कॉपी मत करो, दूसरे को कॉपी करके आप हमेशा दूसरे की सस्ती कॉपी ही रह जाओगे। आप अपना निकालो, अपने तरीके से करो और अपनी चीजों में शर्माओ मत। आप जैसे हो, जो हो वो दिखाओ और वो रहो, लोग आपको पसंद करेंगे। लोग जेन्युइन चीजें देखना चाहते हैं। अगर उन्हें एक्टिंग देखनी है तो भाई बहुत सारे एक्टर्स हैं, मूवीज बन रही हैं, वेब सीरीज काउंटलेस है, वो आपकी फूड ब्लॉगिंग में आपकी एक्टिंग या आपका फर्जीवाड़ा देखने नहीं आना चाहिए किसी को। आप जेन्युइन रहो, लोगों को आप पसंद आओगे। नहीं भी आओगे तो आप अपने अंदर तो आपको रहेगा ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वो हूँ, और मेरे हिसाब से उसमें चलने के चांस आपके ज्यादा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच अमर भाई, आप आए, आपने इतना अपना टाइम दिया और इतनी अमेजिंग इनसाइट्स बताई हमें फूड। भाई थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। मोस्ट वेलकम। और इंडिया के खाने को लेकर, इंडिया के अलग अलग कुजीन्स को लेकर आपने इतनी इंसाइटफुल नॉलेज दी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।